So last time we learnt about structure of atom. ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी किया था. एंड जस्ट टेल मी, इन केस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम कितनी थी रे? बोलो. Sir, sir, this is 10 raised to minus 10. 1 angstrom. 10 raised to minus 10 or else 1 angstrom. Yeah, it is some basic concept of chemistry. मैंने जस्ट नाम चेंज करके मोल कंसेप्ट कर दिया. तो आज हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं ना. सेम चैप्टर है, कुछ चैप्टर चेंज नहीं हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट. सो रेडियस ऑफ एटम इज 10 raised to minus 10 मीटर. ठीक है, which can also be represented as 1 angstrom. ठीक है, 1 angstrom. So remember this unit conversion. ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन लिख के रखना, तुम लोगों को पता ही होगा. 1 angstrom is nothing but 10 raised to minus 10 meter. ठीक है, is nothing but 10 raised to minus 10 meter. Now second thing हम लोगों ने पढ़ा था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसी को याद है क्या रे? कितनी थी? 10 raised to minus 15 meter. परफेक्ट. एंड इसी को 10 raised to minus 15 को ही हम लोग बोलते हैं फेम्टो. क्या बोलने वाले? फेम्टो. ठीक है, तो इट इज नथिंग बट 1 फेम्टोमीटर. परफेक्ट, इट इज 1 फेम्टोमीटर. अब याद रखना, एमस्ट्रॉन्ग जो है ना वो लेंथ का ही यूनिट है. एमस्ट्रॉन्ग जो है वो लेंथ का स्पेसिफिक यूनिट है. बट यहाँ पे हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं फेम्टो, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स 10 raised to minus 15. इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? 10 raised to minus 15. फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मैंने बोला 1 फेम्टोग्राम, तो फेम्टो मतलब क्या रे? तो 10 raised to minus 15. तो इसको अगर तुम ओपन फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ? 10 raised to minus 15 ग्राम्स. ठीक है, याद रखना, फेम्टो रिप्रेजेंट क्या करेगा? 10 raised to minus 15 को रिप्रेजेंट करेगा. फेम्टो किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 raised to minus 15, जो बहुत छोटी क्वांटिटी रहती है, बट हम लोग बहुत सी बार उसमें काम करते हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूं 1 फेम्टो सेकेंड, मतलब कितने सेकेंड्स होते हैं, तो कैसे बोलोगे रे तुम लोग? तो यू विल से 10 raised to minus 15 सेकेंड. ठीक है, तो ये कुछ छोटे मोटे यूनिट कन्वर्जन है. हम लोग इस चैप्टर के बाद में सारे के सारे यूनिट कन्वर्जन तुम लोगों को मैं एक ही पेज पे लिख के दे दूंगा अच्छे से. ठीक है, अभी के लिए हम लोग इतना सफिशिएंट हम लोगों के लिए. अब मुझे बताओ, अगर एटम की साइज 10 raised to minus 15 मीटर जितनी है या फिर 10 raised to minus 10 मीटर जितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम जितनी है, तो एटम बहुत बड़ा रहता है या बहुत छोटा रहता है रे? very small. वेरी स्मॉल. इट इज वेरी स्मॉल. तो जब हम लोग उसकी स्टडी करेंगे या फिर उससे डील करेंगे या फिर उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करेंगे, तो तुम लोग कभी एक एटम के साथ एक्सपेरिमेंट कैरी कर पाओगे या उन तुम लोगों को अच्छा खासा बंच लगने वाला है? So we'll need a bunch of atom. ठीक है, we'll need a bunch of atom. अगर हम लोगों को एटम्स के साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करने होंगे तो हम लोग एक छोटे से एटम को लेके नहीं कर पाएंगे. ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, हम लोग उसको वे भी नहीं कर पाएंगे. हम लोग उसके ऊपर कुछ अगर हैमर करना है या फिर कोई भी रिएक्शन करनी है, हीट करना है, तो हम लोग एक एटम को लेके नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, तो वी नीड अ बंच ऑफ एटम. ठीक है, तो बंच को हम लोग बोलने वाले हैं मोल. उस बंच को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? मोल. ठीक है, तो सी मोल क्या है? तो मोल इज अ SI unit which represents amount of substance. क्या डिनोट करता है ये? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिनोट करता है. ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने किलोग्राम पढ़ा है, मीटर पढ़ा है, सेकेंड्स पढ़ा है, वैसे ही एक मोल ये क्वांटिटी है. किलोग्राम क्या डिनोट करता है? तो वो मास डिनोट करेगा. मीटर क्या डिनोट करता है रे? बताओ. लेंथ. वो लेंथ. परफेक्ट. अब केल्विन अगर मैं बोलूंगा तो वो क्या डिनोट करता है? टेम्परेचर. तो सिमिलरली मोल जो है वो हम लोगों को बताएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. क्या बताने वाला है वो? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अच्छे से देखो, ये मस्त कंसेप्ट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, अब इसका सिंबल जो है वो तुम लोगों को याद रखना है. तो इसका सिंबल, जैसे कि किलोग्राम को हम लोग लिखते हैं केजी, मीटर को हम लोग लिखते हैं स्मॉल m, सेकेंड को हम लोग लिखते हैं स्मॉल s, तो वैसे ही मोल को हम लोग लिखते हैं MOL. कैसे लिखेंगे? MOL. ठीक है, तो 1 मोल, 2 मोल, उनके आगे हम लोग उसका सिंबल क्या लिखेंगे? तो हम लोग सिंबल के लिए लिखेंगे MOL, मोल. ओके, अब मोल ये एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है वो हम लोगों को पढ़ना है. तो चलो देखते हैं जरा, हम लोग कॉमन क्वांटिटीज में तुम लोगों को बताता हूँ. ठीक है, अगर समझो तुम लोग मार्केट में गए एंड यू नीड टू बाय सम बनाना, तो तुम लोग मार्केट में जाके क्या बोलते हो? अरे मुझे 1 बनाना दो, 2 बनाना दो, कैसे बोलते हो? मतलब क्या बोलते हो?
एक डजन। एक डजन। एक डजन, परफेक्ट। तो यूजुअली वी यूज 1 डजन, ठीक है। अब यहाँ पे डजन भी अगर देखोगे तो ये क्वांटिटी को डिनोट करता है ना, डजन में कितने पीसेज आते हैं रे, या फिर कितना बंच आता है, कितने का बंच आता है? 12. 12 का। 12. अगर मैं बोल रहा हूँ कि सचिन ने 100 रन मारे, तो ऐसा कोई बोलता है क्या रे, सचिन ने क्या मारा? Century. सेंचुरी। तो सेंचुरी में मतलब कितनी क्वांटिटी आती है रे? 100. 100, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेंचुरी मतलब 100। तो अभी मुझे बताओ तुम लोगों को 12 एटम्स या फिर, एक मिनट, ये किधर ये हो गया, ओके व्हाट हैपेंड, हाँ ओके फाउंड इट। जूम आउट हुआ था। मेरा मोबाइल एक्चुअली गिर गया इसलिए। हाँ, तो सचिन ने सेंचुरी मारी है, बराबर। तो अगर सचिन ने सेंचुरी मारी तो एक सेंचुरी मतलब कितनी अमाउंट होती है रे? 100. 100, बराबर। तो 1 सेंचुरी मीन्स 100 क्वांटिटीज, ठीक है। तो एक सेंचुरी में अगर तुम लोग काउंट करोगे तो एक सेंचुरी में हमेशा रहने वाला है 100 क्वांटिटीज। 1 सेंचुरी इज नथिंग बट 100 क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ अर्थ की पॉपुलेशन 7 बिलियन है, कितनी 7 बिलियन नहीं बोलते, इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन है, ठीक है। तो मुझे बताओ बिलियन मतलब कितना होता है? किसी को आइडिया बिलियन मतलब क्या होता है? ये तुम लोगों को काम में आएगा बाद में। बिलियन मतलब कितना होता है? 100 करोड़। 100 करोड़, परफेक्ट, 100 करोड़, ठीक है। तो हम लोग बिलियन से पहले है ना, मतलब बिलियन तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, बट याद रखने के लिए सिंपल वे से जाते हैं। मैं बोलता हूँ किसी एक गांव की पॉपुलेशन 1000 है, तो 1000 मतलब कितनी क्वांटिटी आ जाएगी? एक के ऊपर 3 जीरो, ठीक है। अब मैं किसी बोलता हूँ कि किसी एक शहर की क्वांटिटी 1 मिलियन है, एक शहर की क्वांटिटी 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन में देखो क्या होता है मालूम है? 1000 के ऊपर हम लोग और 3 जीरो से ऐड करते हैं, ठीक है। मतलब वो हो जाता है 10 लाख। ये जिस किसी को अभी तक मालूम नहीं है तो याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक समझ लो। 1000 एक के ऊपर 3 जीरो, मिलियन एक के ऊपर 6 जीरो। तो अभी मुझे बताओ बिलियन में एक के ऊपर कितने जीरो लगाऊंगा मैं? 9। 9 जीरो, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 100 करोड़ मत याद रखना, एक के ऊपर 9 जीरो, ठीक है। तो बिलियन की सिस्टम ऐसे ही बनाई थी, 1000 मिलियन बिलियन, तो उसी सिस्टम से बनाया था कि 3 जीरो उन्होंने ऐड करते गए, ठीक है। 100 करोड़ हम लोग बोलते हैं, बट यूएस ने जब इसको कॉइन किया था तो उन्होंने इस मेथड से बनाया था। अब तो ये सारे जो है ये अपने को क्या बताते हैं? ये एक स्पेसिफिक चीज का अमाउंट बताता है, ये किसी स्पेसिफिक चीज का अमाउंट बताता है, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोगों को एटम्स के साथ काम करते हैं, हम लोगों को एक एटम से नहीं पड़ी है, हम लोग एक एटम के साथ काम कर भी नहीं सकते, तो हम लोगों को एक बंच ऑफ एटम चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला एक मोल, क्या बोला? एक मोल, ठीक है। ये अच्छे से देखो, 1 मोल, एंड 1 मोल contains how many atom? You know, it contains 6.022 into 10 raised to 23 पार्टिकल्स, ठीक है। एक मोल में कितने पार्टिकल्स आने वाले हैं? तो 10 रेज़ टू 23 into 6.022 पार्टिकल्स, ठीक है। इस नंबर को क्या बोलते हैं? किसी ने तो आंसर दिया था, बताओ इस नंबर को क्या बोला जाता है? एवोगाड्रो। Perfect. So this number was coined by a scientist named Avogadro. एवोगैड्रो ने बनाया था, तो इसलिए इसको हम लोगों ने बोला एवोगैड्रोस नंबर, परफेक्ट, ठीक है। विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन एंड कैपिटल ए, बट कैपिटल ए जो है वो ऐसे थोड़ा सब्सक्रिप्ट में आ जाएगा नीचे की तरफ, तो एन ए, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। ये नंबर उसने कैसे फाइंड आउट किया, ये किसी को पता है क्या? सर ये मॉलिक्यूल्स नंबर है ना? नंबर नहीं, ऐसे कुछ नहीं, ये पार्टिकल का है। मतलब अगर समझो मैं तुम लोगों को बोलूं 1 मोल ऑफ चेयर, बोल सकते हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ चेयर, ठीक है। तो इसमें कितने चेयर्स आएंगे? तो इसमें आएंगे 6.022 into 10 raised to 23 चेयर, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफाइड ऐसे नहीं है, ये जस्ट एक डजन, 1000, एक सेंचुरी, वैसे एक सब्सटेंस की क्वांटिटी डिनोट करने के लिए एक नंबर है, दैट्स इट। ये कुछ ऐसे इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, ये सिंपल हम लोगों ने जो बचपन से डजन डजन बोलता है वो कैसे, हाँ So it's normally used in chemistry, right? Like for ions, yeah, it is normally used, electrons and correct, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री में यूज क्यों करते हैं उसके ऊपर मैं अब भी जस्ट आने ही वाला था। देखो ये नंबर क्या लगता है रे, ये नंबर कितना बड़ा होना चाहिए? ये नंबर हमारे सोच से भी परे है, बहुत बड़ा है, ठीक है। हाँ,
तो ये कितना बड़ा है ना वो मैं तुम लोगों को जस्ट बताता हूँ, ठीक है। और फिर तुम लोगों को अपने आप समझ में आएगा ये सिर्फ केमिस्ट्री में यूज क्यों होता है, ठीक है। ये केमिस्ट्री में यूज होने का रीजन इतना ही है कि एटम्स की साइज इतनी कम रहती है कि इतना बड़ा नंबर उनके लिए कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा नंबर उनके लिए कुछ भी नहीं है। बट अगर हम लोग वन मोल ऑफ चेयर बोलेंगे ना तो पूरी अर्थ कम गिर जाएगी उतने चेयर्स को रखने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं ये नंबर कितना बड़ा है, तो चलो देखते हैं। 1 mole is nothing but 6.022 into 10 raised to 23 particles, बराबर। it can be any particle, but we use it just for chemistry. Why? Let's see. तो 6.022 into 10 raised to 23, तो अगर मैं 10 raised to 23 को 6.022 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6022 के ऊपर कितने जीरोस आएंगे रे बताओ? 20. एब्सोल्युटली करेक्ट, But 20 जीरोस आएंगे। बोलो। I guess 6.022 it's 14076 के बाद में zeros लगते हैं, right? What 14? The 1 mole is actually 6.022 to 14076, right? वो उतना एग्जैक्ट नंबर हम लोगों को कभी याद रखने की जरूरत नहीं है। Okay, sir. हाँ हाँ, वो परफेक्ट एग्जैक्ट नंबर अपने को याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये जस्ट शॉर्ट में तो हम लोग जस्ट आइडिया ले रहे थे। एट द एंड जब तुम लोग इतने सारे जीरोस लगा देते हो ना तो आगे का जो 1476 यू आर सेइंग इट विल ऑलमोस्ट बिकम नेग्लिजिबल, क्योंकि वो जीरोस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अब ये बहुत बड़ा नंबर है, ये एग्जैक्ट कितना बड़ा नंबर है वो जरा देखने की कोशिश करते हैं। नाउ टेल मी इफ एनीवन नोज नंबर ऑफ स्टार्स in our universe. How many stars are there in our universe? Infinite. Infinite. No, it is not infinite, or no, it is not incountable. चलो हम लोग पहले छोटे काउंट नंबर से स्टार्ट करते हैं जो तुम लोगों को पता है। नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन आवर अर्थ कितना है रे? लोग कितने, पॉपुलेशन ऑफ अर्थ 7 बिलियन। तो ये 10 साल पुराना नंबर है, अभी ये 8 बिलियन के अराउंड हो गया है, बट अभी के लिए हम लोगों के पास यही डेटा में है तो हम लोग 7 बिलियन ही लेते हैं, बट अभी अगर काउंट करने जाओगे तो 8 बिलियन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टार्स हमारे यूनिवर्स में कितने हैं, ओके। तो नंबर ऑफ स्टार्स इन आवर यूनिवर्स इज 400 बिलियन, ठीक है। अब 7 बिलियन मतलब कितना होता है, तो ये इतना कुछ होता है, तुम लोगों को अभी मैंने बताया। बिलियन मतलब कितने, तो 9 जीरोस। अब 400 बिलियन मतलब कितना हो जाएगा, तो 400 के ऊपर 9 जीरोस लगा दो। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ स्टार्स इन आवर यूनिवर्स बहुत ज्यादा है या 1 मोल में ज्यादा एटम्स आने वाले हैं? 1 मोल में ज्यादा एटम। 1 मोल में ज्यादा एटम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो जो नंबर तुम लोग आज तक इनफाइनाइट समझ रहे थे वो नंबर अगर देखोगे ना तो नंबर 1 मोल के अंदर के पार्टिकल्स के सामने वो कुछ भी नहीं है, देखो जरा, ठीक है। जो नंबर तुम लोग इनफाइनाइट बोल रहे थे, जो तुम लोगों को अभी से इनफाइनाइट लग रहा था, वो 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स के सामने बहुत ही छोटा है। दिख रहा है कितना छोटा है, कितने उसके आगे और जीरोस लगाने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है? तो इट इज नथिंग। मैं तुम लोगों को और एक कंपैरिजन दे देता हूँ और उसके बाद एकदम भयंकर वाला कंपैरिजन दूंगा, ठीक है। तो याद रखना ये 1 मोल जो है ना वो बहुत मैजिकल नंबर है और वो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन, ठीक है। हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आते हैं, मैं तुम लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, मैं हाथ की मूवमेंट कर रहा हूँ, तो वो सब हम लोगों को ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं, तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स करते हैं, ठीक है। एंड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन इज 8000 बिलियन, ठीक है। एंड 8000 बिलियन मतलब 8000 के ऊपर और 3 जीरोस लगाने पड़ेंगे, सॉरी 9 जीरोस लगाने पड़ेंगे 3 के पेयर्स में, ठीक है। बट स्टिल इट इज वेरी स्मॉल। अब एक फाइनल कंपैरिजन देता हूँ जो विच इज लिटरली माइंड बॉगलिंग। मुझे बताओ एज ऑफ आवर यूनिवर्स, किसी को पता है अपने यूनिवर्स की एज कितनी है? नो। ओके, एज ऑफ आवर यूनिवर्स इज 13.7 बिलियन अप्रोक्सीमेटली। हम लोग लेते हैं 14 बिलियन ईयर, ठीक है। अपने यूनिवर्स की एज कितनी है? 14 बिलियन ईयर्स है। ये तो ईयर्स में है, हम लोग जरा काउंट करते हैं कि यूनिवर्स की एज सेकंड्स में कितने, मतलब यूनिवर्स जब से बना है तब से कितने सेकंड्स पास हुए वो काउंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सी पहले तो मुझे ईयर्स में लिखना पड़ेगा, तो 14 बिलियन ईयर्स है, तो 14 बिलियन ईयर्स लिख देते हैं, 14 बिलियन लिख दिया मैंने। अब मुझे बताओ एक साल में कितने दिन रहते हैं? कितने दिन रहते हैं? 365।
एंड 365 डेज में मतलब ईच डे कंटेन्स हाउ मेनी आवर्स? 24. एंड ईच आवर कंटेन्स हाउ मेनी मिनट्स? 60. एंड ईच मिनट कंटेन्स हाउ मेनी सेकेंड्स? 60. 60 seconds. ओके, तो तुम लोग ये इतने बड़े कैलकुलेशन को जब करोगे ना, तब एज ऑफ यूनिवर्स इन सेकेंड्स मिलेगी, ठीक है? तब जाके तुम लोगों को मिलेगी एज ऑफ यूनिवर्स इन सेकेंड, ठीक है? एंड स्टिल इट इज स्मॉलर देन एवोगाड्रोस नंबर, स्टिल इट इज स्मॉलर देन एवोगाड्रोस नंबर। अब मुझे बताओ, यूनिवर्स से जूनी पुरानी चीज तो यहाँ पे कोई है नहीं, अब उसकी एज भी हम लोग सेकेंड्स में, सबसे मतलब सबसे छोटा नहीं बोल सकते, बट एकदम अच्छी खासी छोटी टाइम की क्वांटिटी है, उसमें काउंट कर रहे हैं, फिर भी एवोगाड्रोस नंबर उससे बहुत बड़ा आता है, लिटरली 2 से 3 टाइम्स बड़ा आ जाएगा, ठीक है? ये कैलकुलेशन करके देखना, यू विल फाइंड इट आउट, ठीक है? अब मुझे बताओ, अगर इतना बड़ा डिफरेंस है, तो ये जो क्वांटिटी है 1 मोल की, तुम लोग एक्चुअल में डे टू डे लाइफ में यूज कर पाओगे क्या? सो Not really, sir. ठीक है, तुम लोग Nothing कुछ भी ले really लो, है। कोई भी एक नॉर्मल चीज ले लो, 1 मोल ऑफ एप्पल ले लो, 1 मोल ऑफ चेयर्स ले लो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब ले लो, वो सारी चीजें है ना, मतलब वो अगर तुम लोग जमा करने भी गए, ठीक है, तो वो अर्थ को ही पूरा ऑक्यूपाई कर लेगी, बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी वो, ठीक है? तो देयरफॉर मोल is used only with atoms, molecules, ions, electrons, protons, neutrons, etc. subatomic and atomic पार्टिकल्स, क्योंकि वही चीजें हैं जो हम लोग 1 मोल जैसे बड़े क्वांटिटी के साथ मेजर कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें मेजर करने का पॉइंट ही नहीं है, उतनी सारी चीजें यूनिवर्स में एग्जिस्ट भी ना करे, ठीक है? तो अभी तुम लोगों को 1 मोल की एक छोटी बहुत आइडिया आ गई होगी, ठीक है? 1 मोल का रीजन क्या यूज करने का, बिकॉज एटम्स बहुत छोटे हैं, उनको अगर हम लोगों को यूज करने तो बंच में यूज करना पड़ेगा, एंड बंच में यूज करने तो एक अच्छी खासी बड़ी क्वांटिटी चाहिए, तो हम लोगों ने 1 मोल पॉइंट किया, ठीक है? अब मैं तुम लोगों को लिख के देने वाला हूँ 1 मोल की डेफिनेशन, उसके पहले जरा तुम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। दिख रहा है करे सब कुछ? जिस किसी को लिखना होगा वो मेरे साथ लिख सकते हैं धीरे धीरे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा का भी टाइम चाहिए होगा तो आई विल स्टॉप। अभी के लिए हम लोग कुछ कैलकुलेशन तक पहुंचे नहीं है, अभी तक मैं जस्ट तुम लोगों को 1 मोल ये नंबर कितना बड़ा है वही बता रहा हूँ, ठीक है? लिख के हो गया? स्क्रीनशॉट लेके हो गया? No, sir. Yes, sir. ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब 1 मोल की डेफिनेशन देखते हैं, 1 मोल की डेफिनेशन वो देख के तो तुम लोग और शॉक हो जाओगे, ठीक है? चलो देखते हैं। सर, अब 1 मोल मतलब एग्जैक्टली रहता है क्या? हाँ बोलो। तो एक बार आप ऊपर का दिखा सकते हो क्या? बोलिए। हाँ, Yeah, definitely. एकदम ऊपर था। ओके, ये डजन सेंचुरी वो सब? हाँ। नहीं वो नहीं सर, और नहीं, इसके ऊपर ऊपर आपने कुछ नहीं वैल्यू आएगा। लिखा था ना, इससे अच्छा भी हाँ, ऊपर। फेम्टो एंड ऑल, ओके हाँ, स्टार्टिंग। ओके ओके, चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। 1 मोल की डेफिनेशन लिखने वाला हूं मैं, ठीक है? सो it is the amount of atoms, molecules, ions और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैं सिर्फ ई माइनस लिखने वाला हूँ, पूरा कभी लिखूंगा नहीं मैं। इलेक्ट्रॉन्स एज सॉरी present in a substance as there are number of atoms in 12 grams of carbon 12 आइसोटोप, ठीक है? तो अब ये डेफिनेशन अगर देखने जाएंगे तो ये क्या बोलती है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन में
12 ग्राम कार्बन अगर तुम लोग लोगे, कितना ग्राम? 12 ग्राम कार्बन अगर लोगे, और उसका कौन सा आइसोटोप जिसका मास रहता है 12, ठीक है। तो 12 ग्राम कार्बन 12 जब हम लोग लेंगे, उसमें जितने एटम्स है, उतना ही होता है अपना 1 मोल, उतना ही होता है अपना 1 मोल। तो जरा इसको उल्टा मैं पूछता हूँ तुम लोगों को, मुझे बताओ 1 मोल कार्बन में कितने कार्बन के एटम्स आने वाले हैं? 022 into 10 to the power 23. परफेक्ट। तो 1 मोल कार्बन में तुम लोगों को मिलेंगे 6.022 into 10⁻23 एटम्स, ओके। एंड मुझे बताओ इसका मास कितना होगा? रे 12 gram. 12 ग्राम। अब जरा तुम्हारा दिमाग हिलाना थोड़ा, ठीक है। जितने पूरे यूनिवर्स में स्टार्स नहीं है, जितने अर्थ के ऊपर लोग नहीं है, जितना यूनिवर्स बिगिनिंग स्टार्ट होने के बाद से जितने सेकंड्स पास आउट नहीं हुए हैं, उससे ज्यादा एटम सिर्फ 12 ग्राम कार्बन में। समझ में आ रहा है वो कितना छोटा हो सकता है? वो तुम लोग सिर्फ स्केल इमेजिन करने की कोशिश करो, विच इज लिटरली इनइमेजिनेबल, ठीक है। 12 ग्राम कार्बन में सिर्फ ये हार्डली इतना कुछ रहेगा, 12 ग्राम कार्बन, ठीक है। कोयले का पीस, ग्रेफाइट का पीस, हार्डली इतना कुछ होगा। उसके अंदर पूरे यूनिवर्स में जितने स्टार्स नहीं है, उससे ज्यादा एटम्स है। जस्ट इमेजिन उसकी साइज कितनी छोटी होनी चाहिए सो दैट ये इतना बड़ा नंबर उसमें फिट हो पाए, ठीक है। तो इट इज रियली अ मैजिकल नंबर, आई जस्ट लव इट, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट आवर एवोगाड्रोस नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल Na। यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछो। ओके, तो अगर कुछ डाउट नहीं होगा तो मैं तुम लोगों को सिंपल क्वेश्चन दूंगा। Sir, I think only बोलो। these all things make science interesting. यप, करेक्ट। यही तो सारी चीजें है जो इंटरेस्टिंग बनाती है इनको। अभी आज हम लोग अगर टाइम हुआ तो आज के दिन में अगर मेरा उतना सिलेबस कवर हुआ तो ये नंबर कैसे आया वो भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा। अगर आज नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि ये नंबर कहाँ से मिला। सर थोड़ा ऊपर लेके जाओ, मैं लिख रही। डेफिनेटली। ओके, राइट इट डाउन। आज हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। अभी ज्यादा कुछ नहीं, इसमें हम लोगों को थोड़ी बहुत थियरीज पढ़नी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डन सर। ओके, सो लेट्स मूव अहेड नाउ। तुम लोगों को थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है सिर्फ, ठीक है, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब अगर तुम लोगों को किसी ने बोला 1 मोल एटम, क्या बोला तुम लोगों को किसी ने? तो तुम लोगों को किसी ने बोला 1 मोल एटम, ठीक है। तो तुम लोगों को उसको सिंपली बोलना है इट इज नथिंग बट Na एटम्स, करेक्ट या रॉन्ग? ठीक है, मतलब 6.022 into 10⁻23 एटम्स, ठीक है। एंड इसी को ही हम लोग बोलते हैं 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम्स। ये कैसे आता है, क्यों आता है, इसको हम लोग 1 ग्राम एटम्स क्यों बोलते हैं, वो हम लोग जब मास की तरफ जाएंगे तब मैं तुम लोगों को बता दूंगा। अभी के लिए जस्ट याद रखो, तुम्हारे कान के ऊपर से जाएंगे तो वर्ड्स तो अच्छा लगेगा तुम लोगों को बाद में। सिमिलरली अगर तुम लोग किसी ने बोला 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल, ठीक है, तो तुम लोग उसको क्या बोलोगे रे? इट इज नथिंग बट एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, करेक्ट या रॉन्ग? एंड अब ऊपर वाले टर्मिनोलॉजी में अगर तुम लोगों को उसको रिप्रेजेंट करना है तो तुम लोग क्या बोलोगे? इट इज नथिंग बट 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम। ओके, सॉरी मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट अपन हम लोग फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं ना इसको, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको कैसे लिखना है तुम लोगों को? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी इसको चेंज कर लेना, इट इज नथिंग बट 1 ग्राम, ठीक है। वो मैं शॉर्ट फॉर्म में GM लिख देता हूँ, बट 1 ग्राम मॉलिक्यूल या फिर 1 ग्राम एटम, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी ने तुम लोगों को बोला 1 मोल आयंस, ठीक है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? इट इज नथिंग बट एवोगाड्रोस नंबर ऑफ आयंस। एंड इसका कैसे होगा? तो 1 ग्राम आयन, ठीक है। सिमिलरली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Na इलेक्ट्रॉन्स विच इज नथिंग बट 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो Na न्यूट्रॉन्स, 1 ग्राम ऑफ न्यूट्रॉन। तुम लोगों को टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है? ग्राम कब यूज करना है अपने को? तो ये ग्राम मोल की जैसा ही यूज होने वाला है, ठीक है। ये क्यों होता है एंड ऑल हम लोग मास की तरफ जाएंगे तब मालूम पड़ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो। एंड नाउ हाउ टू कैलकुलेट, सॉरी नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस, ठीक है, एंड तुम लोग मुझे उनके आंसर्स देने वाले हो और कुछ नहीं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले तुम लोगों को एक फॉर्मूला बता देता हूँ। अब हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा 1 मोल इज नथिंग बट Na,
बराबर के नहीं, ठीक है। तो समझो तुम लोगों को किसी ने बोला n मोल में कितने पार्टिकल्स या फिर कितने एटम्स रहने वाले, n मोल्स में, कितने मोल्स में, n मोल्स में, तो तुम लोग क्या बोलोगे? नहीं पता, नहीं पता तो हम लोग परफेक्ट, तो हम लोग इसे x लेके बाद में Na. परफेक्ट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन n मोल्स, इन n मोल्स कैसे आएगा? ये x ही ना, x मतलब क्या है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन n मोल्स इज नथिंग बट n into Na, ठीक है। अभी हम लोग आगे जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो इस फॉर्मूला के बेस्ड ऑन ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो अगर तुम लोगों को याद है तो आराम से हो जाएगा, या फिर अपना ये सिंपल रिलेशन भी तुम लोगों को अगर याद रह जाएगा तो भी तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है, तुम लोगों को यूनिटरी मेथड यूज करनी है, यूनिटरी मेथड यूज करना। आई विल सजेस्ट यू शुड यूज यूनिटरी मेथड, ये वाली मेथड, ये ऊपर वाली यूज करना। इट इज वेरी मच सिंपलर एंड तुम लोगों को इसमें कुछ वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन देते जाता हूँ, एक फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, उसके बाद वाले तुम लोग सॉल्व करोगे, फिर हम लोग एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। क्या फाइंड आउट करना है तुम लोगों को? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। पार्टिकल्स नहीं पूछ रहे तुम लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स तुम लोगों को फाइंड आउट करना है, और फर्स्ट क्वेश्चन इज इन 3 into 10⁻²4 एटम्स ऑफ सोडियम, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को यूनिटरी मेथड पढ़ाऊंगा तो, और दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ाऊंगा। तुम लोगों को जो मेथड अच्छी लगेगी वो तुम लोग फॉलो करोगे, मैं सजेस्ट करूंगा यूनिटरी मेथड फॉलो करना। ओके, तो देखो अपना यूनिटरी मेथड क्या बोलता है, एक मोल में कितने पार्टिकल्स रहते हैं? अरे 6.022 into 10⁻23 एटम्स रहने वाले। अभी सोडियम का हम लोग देख रहे हैं, और सोडियम के रहते हैं एटम्स, तो हम लोग एटम्स बोलेंगे, ठीक है। तो तुम लोगों को पूछ रहे हैं n मोल्स है, ठीक है, और उसके अंदर कितने पार्टिकल्स है? तो उसके अंदर 3 into 10⁻24 एटम्स है, 3 into 10⁻24 एटम्स है, ठीक है। अब आगे की स्टेप तुम लोगों को पता है क्या करना है, तुम लोगों को सिर्फ करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स तुम लोगों को फाइंड आउट करना है n, जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया 6.022 into 10⁻23 से, which will become equal to 1 into 3 into 10⁻24। इसमें अगर किसी को डाउट होगा तो पूछो। अब आगे तुम लोगों को क्या करना है, n फाइंड आउट करना है। तो n फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा? रे तो n फाइंड आउट करने के लिए मैं 6.022 को नीचे डिवाइड करूंगा, तो 3 into 10⁻24 डिवाइडेड बाय, अभी मैं 022 निकाल ले रहा हूँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो 6 into 10⁻23, 3 1 जा 3 2 जा। मुझे बताओ 1/2 मतलब कितना लिखोगे तुम लोग? अरे क्या हुआ, गुम हो गए क्या? सर 10⁻23 और ऊपर 10⁻24 है। परफेक्ट, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये -23 हो जाएगा। तो 10⁻−23 into 10⁻+24 कितना हो जाएगा? 10⁻1, which will become equal to 5 moles। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यहाँ पे यूनिट याद रखना, सिर्फ MOL आने वाला है, नंबर ऑफ मोल इज नथिंग बट 5 मोल। ये हजम हुआ क्या? ठीक है। अब ये थी फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, ठीक है। अब अपने पास और एक मेथड आ सकती है, ठीक है। अभी सेकंड मेथड क्या है? बाय यूजिंग सिंपल फॉर्मूला। अब सिंपल फॉर्मूला क्या है? तो देखो फॉर्मूला जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन n मोल इज n into n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन n मोल इज n into n, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला हो गया तुम लोगों का नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए। वैसे ही तुम लोगों को भी n फाइंड आउट करना था, अरे नहीं, n अगर फाइंड आउट करना होगा तो तुम लोग कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तुम्हारे ऊपर है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करोगे तो ज्यादा इजी है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, ठीक है। अब मुझे बताओ n फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए रहे अपने को? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए 3 into 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6 into 10⁻23। ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ हमें, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और तुम लोगों को फाइनल आंसर आएगा 5 मोल्स। कैलकुलेशन तो सेम रहने वाले, कैलकुलेशन में कुछ चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू 5 मोल। ओके, तो तुम लोगों के पास दो मेथड्स है,
ये मेथड ज्यादा हेल्पफुल क्यों गिरेगी, क्योंकि ये हर एक फॉर्मूला या फिर हर एक टाइप के क्वेश्चन में तुम लोग यूज कर पाओगे। ये वाला जो है तुम लोगों को सारे फॉर्मूलाज बाय हार्ट होंगे तो ही तुम लोग यूज कर पाओगे, ठीक है। तो इस मेथड की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। अभी जो कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं, तो तुम लोगों को ये मेथड यूज करके सॉल्व करना है, फटाफट आंसर्स आएंगे। ओके, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो रे। सर अपन ने एक और 6.022 छोटा को बोलो। 6.022 को 6 लिया तो 10 रेज टू द पावर चेंज हो जाएगा ना? ना क्यों होगा, मैंने अप्रोक्सीमेशन की थी। 6.022 is approximately equals to 6, करेक्ट या रॉन्ग? ओके। हाँ, तो एग्जाम में तुम लोगों को कैलकुलेटर्स नहीं है मिलने वाले, करेक्ट। एंड सिमिलरली एग्जाम में तुम लोगों को 4 ऑप्शंस मिलने वाले, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से समझो तेरा ए ऑप्शन जो था वो 4.99 था, एंड तेरा ये अप्रोक्सीमेशन के थ्रू आंसर आया है 5 मोल। तो तू किसको टिक करेगा? ए को ही टिक करेगा ना, क्योंकि वो 5 के सबसे नजदीक है। समझ में आ रहा है? तो ये जो अप्रोक्सीमेशन वाली मेथड है ना, वो हम लोग को एंट्रेंस में काम आएगी। और एंट्रेंस में तुम लोगों को जब कभी एवोगाड्रो नंबर यूज करना है तो 6.02 यूज करना ही नहीं है। यू गाइस नीड टू यूज 6। वो कैलकुलेशंस को इजीली करने में मदद करेगा। गेटिंग इट? यस सर। ओके, तो मैं तुम लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग अभी खुद से ट्राई करो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, तुम लोगों को वही फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स इन 4.5 into 10 raised to 20 molecules of methane, molecules of methane, ठीक है। आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो दिए होंगे तुम लोगों को डिवाइडेड बाय Na, ठीक है। चलो आंसर निकाल के दिखाओ। Sir, 10 raised to 20. 10 raised to 20 कैसे आएगा? नोप। No. It's 4.5 into 10 raised to 20 or 10 raised to 30. Yeah, it's 10 raised to 20. It's 10 raised to 20. सर आंसर आया है। बताओ। मैसेज करो मुझे, मतलब मैसेज। ओके, जब आंसर इज करेक्ट, दोनों का आंसर करेक्ट है। अक्षय, तू ही, दोनों का आंसर करेक्ट है। ओके नक्षत्र, आंसर को थोड़ा और अच्छे से एलेबरेट करना, बट ठीक है, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो चलो, जिस किसी को प्रॉब्लम आ रही होगी मैं तुम लोगों को बताता हूँ कैलकुलेशंस कैसे तुम लोग कर पाओगे। तो पहले तो ये हो गया 4.5 into 10 raised to 20 which is divided by 6 into 10 raised to 23। अब याद रखना 10 raised to वाली जो सारी टर्म्स रहती है ना, वो धड़ाम करके ऐसे ऊपर लेके जाने की, ठीक है। तो तुम लोगों को ये ऊपर लेके जाने के बाद क्या मिलेगा? 10 raised to 20 into 10 raised to 23 के आगे आ जाएगा एक माइनस, ठीक है। अब आगे तुम लोगों को 4.5 और 6 इन दोनों को डिवाइड करना है। तो देखो 15 3 तो 15 3 हो गया और 15 4 इसमें किसी कुछ प्रॉब्लम है क्या? बताओ रे। अब तो ये 0.3 डिवाइडेड बाय 0.4 है, ठीक है। ये 0.3 डिवाइडेड बाय 0.4 है। तो 0.3
डिवाइडेड बाय 0.4, इसी को तो तुम लोगों को डिवाइड करना है ना आगे। तो मुझे बताओ इधर 4 का टेबल सबको आता है या नहीं आता? आई गेस सबको आता होगा, करेक्ट। तो 4 1 जा 4, तो पहले तुम लोगों को एक 0 लिखना पड़ेगा, करेक्ट। अब इसके आगे यहाँ पे सबको मैथमेटिक्स अच्छा है ना रे, 4 7 जा 28, तो 7 आ जाएगा। एंड 4 2 बच गए, देखो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे चाहिए तो 4 से मैं 3 को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 0 था तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3, फिर पॉइंट आ जाएगा तो हम लोग एक 0 लगा देंगे, तो 4 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 28, तो यहाँ पे बच जाएंगे 2, फिर पॉइंट लगा दिया पहले से, तो यहाँ पे और एक 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 था, एंड यहाँ पे हो जाएगा 0 0, तो 0.75 मल्टीप्लाइड बाय, अब मुझे बताओ 10⁻20 इंटू 10⁻⁻23 कितना आंसर आना चाहिए रे? 10⁻⁻3। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या लिखोगे बताओ? मोल। मोल्स, MOL, ठीक है। चलो देखो रे, किसी को डाउट होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन है तो टेंशन मत लेना, ये नहीं आया आगे का आ जाएगा। सर एक सेकंड के लिए ऊपर वाला सम दिखाओगे, और उसमें मुझे एक नंबर नहीं दिखा सर वाला। सर ओके, जस्ट उसको एक नंबर ही देखना है। हाँ हाँ बोलो। आपको कौन से इस पे चैट अगर सेंड करना हो तो कर सकते हैं, होस्ट या को होस्ट वाला? ओके, को-होस्ट नहीं, इवन आई डोंट नो। ओके, जस्ट लेट मी सी, because you've logged in from co-host one, yep co-host one, that's why I'm sending you messages and you're not getting वो। ओके हाँ ना, वो होस्ट वाला जो है वो आप पे लैपटॉप पे चालू है, तो उसके मैसेजेस नहीं देख पाता। ओके, लिख के हो गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अभी, जरा जिस किसी का पहले नहीं हुआ होगा तो अभी देखना। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स present in 4.2 into 10⁻24 molecules of O3। यहाँ पे तुम लोग कुछ ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। 1 mole of methane is no, see these are the number of moles, ठीक है। जो बहुत 1 mole of methane is not this much of quantity। तो जरा मुझे वो आपका मैसेज देखने दो, वो चला गया। क्या बोला है आपने? सर कैन वी से दैट 1 mole of methane is this much? no, it is not correct। 1 mole of methane मतलब 1 mole, ठीक है। ये 1 mole का एक छोटा सा पार्ट है। सी 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल्स रहने वाले हैं? तो 1 मोल मतलब 6.022 डिवाइड इनटू 10⁻23 पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये 1 मोल का एक छोटा पार्ट है। सी इसमें उन्होंने कितने पार्टिकल्स बोले थे? तो इसमें उन्होंने बोले थे 4.5 इनटू 10⁻20 पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये कितना होता है? तो ये हो जाएगा 0.75 इनटू 10⁻³ मोल। तो 1 मोल ये बड़ा था, और 1 मोल का हम लोगों ने एक छोटा सा पार्ट ले लिया है। 1 मोल का हम लोगों ने एक छोटा सा पार्ट ले लिया है, तो ये जाके 0.75 इनटू 10⁻³ मोल हो गया, ठीक है। तो एक छोटा पार्ट है मोल का वैसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में तुम लोगों को एक सिंपल चीज याद रखनी है। 1 मोल इज नथिंग बट 1 ग्राम एटम, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को यूज क्या करना है? जो कोई मुझे ग्राम्स में आंसर दे रहा है, ग्राम्स में आंसर प्लीज मत दो। 1 मोल इज नथिंग बट 1 ग्राम एटम। यहाँ पे इन्होंने वो पूछा है, तो तुम लोगों को वही फाइंड आउट करना है कि कितने ग्राम एटम्स है या फिर कितने नंबर ऑफ मोल्स है। अपने को और कुछ नहीं फाइंड आउट करना है। ओके, सब जन ग्राम एटम्स में दे रहे हैं। किसी ने तो मुझे सिर्फ ग्राम सेंड किया था, तो हाँ ग्राम एटम्स 7 जो कोई सेंड कर रहा है यूनिट के साथ करो। अक्षय 7 ग्राम एटम्स इज करेक्ट आई गेस। चलो तो देखो अगेन तुम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है? तुम लोगों को सेम फॉर्मूला यूज करना है। तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स का ही फॉर्मूला यूज करना है, जिससे 1 मोल इज नथिंग बट 1 ग्राम एटम, तो तुम लोगों को ग्राम एटम्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? तो नंबर ऑफ मोल्स, सारा योर आंसर इज
लिटिल बिट रॉन्ग। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे आने वाला है। तो देखो तुम लोग क्या करना है, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय na, ये सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए दिस मच डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23। अब इसको देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, 4.2 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। तो इसको अगर मैं 10⁻24 और 10⁻⁻23 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मोल्स में आंसर मत दो प्लीज, तुम लोगों को जो टर्म्स में आंसर पूछा है उसी टर्म्स में तुम लोगों के आंसर आने चाहिए, तो ग्राम एटम्स में ही आंसर देना। तो 4.2 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻⁻23 क्या हो जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा। तो मुझे बताओ 4 और डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, तो 4.2 इंटू 10 कितना होता है, 42 डिवाइडेड बाय 6 विच विल बिकम 7 ग्राम एटम्स। अभी तुम लोग यूनिट क्या यूज करोगे, ग्राम एटम्स का यूज करोगे, ठीक है। इसमें मिस्टेक मत करना, जिस चीज में तुम लोगों को यूनिट पूछा है उसी चीज में तुम लोगों को आंसर सबमिट करना है। ओके, एवरीवन इज करेक्ट। अब जरा भयंकर दिमाग लगाने वाला बोलो। सर आपने ऊपर मॉलिक्यूल्स दिया, एटम्स नहीं दिया, तो फिर एक मॉलिक्यूल में तो 3 एटम है, तो इंटू 3 भी होगा ना? ना सी यहाँ पे वो O3 के बारे में ही पूछ रहे हैं ना, O3 करेक्ट या रॉन्ग, दे आर आस्किंग अबाउट O3। तो O3 इज अ मॉलिक्यूल एंड यहाँ पे भी उन्होंने O3 के मॉलिक्यूल्स ही दिए। मैं तुम लोग एक पूछता हूँ, रुको, तो मैं जरा एक मॉडिफिकेशन करता हूँ तेरे क्वेश्चन के लिए ना, मैं तुम सेम क्वेश्चन है उसमें और एक एडिशन कर लो, एंड फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन O3। इन कितनी क्वांटिटी दी थी, 4.2 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आगे जाके आएगा ही, तो तभी हम लोग कर लेते हैं, बट अभी के लिए कर लेते हैं। तो सी यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा तुम लोगों को। यहाँ पे मैंने क्या बोला है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन दीज मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O3, ठीक है। अब सब जन मुझे बताओ रे, एक O3 में कितने ऑक्सीजन के एटम्स है, 3 ऑक्सीजन है, बराबर। तो इतने में कितने रहेंगे ऑक्सीजन, तो पहले तुम लोगों को निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ पे तुम लोगों को एटम निकालने पड़ेंगे। याद रखना O3 जो है वो मॉलिक्यूल है, एंड तुम लोगों को यहाँ पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही दिया था, तुम लोगों को ऑक्सीजन के एटम्स दिए नहीं थे। तो तुम लोगों को पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो तब भी तुम लोगों को पहले मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ता। तो 3 ऑक्सीजन एटम्स था, ये 30 मत समझना। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आएंगे, तो 3 इंटू 4.2 इंटू 10⁻24, तभी जाके तुम लोगों को मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। यहाँ पे उन्होंने मॉलिक्यूल्स ही पूछे थे और मॉलिक्यूल्स ही दिए थे। ओके चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जिसमें तुम लोगों को अच्छा खासा दिमाग ट्विस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर कौन दे पाता है, देखते हैं। A sample of O2 minus ions having 6 into 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो O2 माइनस आयंस है, उसके तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालने, उसके क्या निकालने, तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। जरा निकाल के दिखाओ रे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 माइनस आयंस, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 माइनस आयंस तुम लोगों को ये निकालना है। देखते हैं कौन निकाल पाता है। Sir, I didn't really understand the question. हाँ, तो वही तो, यहाँ पे ही तो मैंने इसलिए बोला तुम लोगों को जरा दिमाग के ऊपर जोर डालना पड़ेगा, तब जाके तुम लोगों का आंसर आएगा। मैं बता सकता हूँ 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, बट स्टिल तुम लोग जरा सोचने की ट्राई करो। नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा मैंने क्वेश्चन ऊपर लिखा था, मेन क्वेश्चन ऊपर था। तुम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में हम लोग जो कोई क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, अपने को हमेशा फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अभी ये नंबर ऑफ मोल्स तुम लोगों को किसमें फाइंड आउट करना है, तो तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं इन अ सैंपल ऑफ O2 माइनस आयंस,
जिसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन रहने वाले O2 माइनस में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 माइनस आयंस है वो फाइंड आउट करने हैं। बताओ मुझे, फाइंड आउट करके देखते हैं। लॉजिक क्या यूज होगा वो तुम लोग सोचो, आंसर तो मैं बता ही दूंगा। चलो मैं एक छोटी सी हेल्प से स्टार्ट करता हूँ। हेल्प चाहिए क्या रहे कि तुम लोग सोच रहे हो। 0.6 moles is the wrong answer. 0.1 mole is also a wrong answer. Mm, 10 raised to minus 1 gram per ion. No, it is wrong. Everyone is wrong. Okay, चलो मैं तुम लोगों को स्टार्ट करता हूँ, मैं ही तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ। देखो मुझे बताओ 0.05 तुहिन, you were quite close but I think you made some mistakes, I don't know how. तो चलो देखते हैं। अब सबसे पहले तुम लोगों को यहाँ पे नंबर किसका दिया है रे वो बताओ, नंबर किसका दिया गया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम लोग जब नंबर ऑफ मोल्स अभी मुझे 0.1 भेज रहे हो तो वो O2 माइनस आयन के नंबर ऑफ मोल्स है या इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ मोल्स है? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। करेक्ट ना। तुम लोग अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो तो तुम लोग जो मोल्स फाइंड आउट कर रहे हो ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, किसके हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय Na। देखो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो कितने हैं? तो वो मुझे दिया है 6 × 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻23। 6 कैंसिल हो गए, ये जब ऊपर चला जाएगा तो तुम लोगों के पास बचेगा 10⁻⁻1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है तुम लोगों के पास? 10⁻⁻1 विच इज नथिंग बट 0.1 मोल। करेक्ट या रॉन्ग? तो जो कोई मुझे 0.1 आंसर भेज रहा था ना, तो तुम लोगों ने O2 माइनस आयन का नहीं निकाला है, तुम लोगों ने किसका निकाला है? तुम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, ठीक है। O2 माइनस आयंस के मोल्स निकाले ही नहीं है तुम लोगों ने अभी तक। अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तुम लोग मुझे बताओगे O2 माइनस मतलब क्या? O2 ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बताओ जरा मुझे, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? बोलो बोलो, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। परफेक्ट। तो अगर ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, देखो ये ऑक्सीजन है, इसका ये फर्स्ट प्रोटॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एंड सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स अभी कितने हो गए? तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे 8। अब O2 के ऊपर -2 चार्ज है ना, -2 चार्ज मतलब क्या? तो -2 चार्ज मतलब मैंने बाहर से, परफेक्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, तो ये हो गया मेरा O2 माइनस, ठीक है। एंड O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है रे? तो O2 माइनस में है 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये हजम हुआ? ओके चलो, तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया। अब देखना अच्छे से एक, हाँ हाँ ओके। तो देखो यूजुअली ऑक्सीजन कैसे रहता है रे? तो यूजुअली ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बराबर। तो ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन 8 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब O2 माइनस है, अपने पास कौन सा आयन दिया है उन्होंने? तो O2 माइनस। तो -2 चार्ज क्यों आया? क्योंकि मैंने बाहर से नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाले 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। समझ में आ रहा है? बाहर से मैंने नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, तब जाके वो -2 चार्ज आएगा ना। तो मुझे बता O2 माइनस के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो O2 माइनस के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हजम हुआ करे सबको? अब O2 माइनस के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, O2 माइनस के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, अभी देखो मैं कैसे बोल रहा हूं, तो 1 मोल ऑफ O2 माइनस, 1 मोल ऑफ O2 माइनस will contain how many moles of electron? Will contain how many moles of electron? 10. अगर 10 moles, perfect, 10 moles of electron, बराबर। एक O2 माइनस के पास 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के पास 10 मोल रहने वाले, परफेक्ट है।
अब मुझे बताओ तुम लोगों को कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए रे? 0.1 तो 0.1 मोल O2 ions. ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कंटेन x मोल, बराबर के नहीं? चलो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर बताओ। 1 mole. कुछ भी क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेक्ट करो। देखो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 0.1 इधर चला जाएगा और ये 10x यहाँ पे चला जाएगा, तो x क्या आएगा? 0.1 which will become 0.01 मोल। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ तुम लोगों को इतना नोटिस करना था, तुम लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए, ठीक है? आएंगे ये ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो तुम लोगों को बाकी के इजी क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? मूल कंसेप्ट के क्वेश्चंस एक्चुअल में कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं रहते हैं, इनके ऊपर फोकस करो, इनको सॉल्व करने की ट्राई करो, बाकी क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। सर आप ओके, ऊपर आगे बढ़े थोड़ा। राइट इट डाउन। सर सर वो 1 मोल ऑफ O2 माइनस आयन इज इक्वल टू 10 मोल कैसे आया? सर मुझे भी सेम चीज नहीं समझा। अरे सी, एक O2 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 के पास कितने रहेंगे? 20। 20 के पास कितने रहेंगे? 200। 20 के पास 200 हो जाएंगे ना? यस सर। या ओके, तो एक मोल के पास कितने होंगे? तो 10 टाइम्स उसके। सी, अगर एक O2 माइनस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 O2 माइनस के पास कितने हो जाएंगे? 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 20 O2 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? अभी ये फॉलो करते जाओ। चलो रुको, अच्छे से करते हैं, उड़ा के नहीं बताता। एक O2 माइनस अगर होगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? तो 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, बराबर। तो 2 O2 माइनस अगर होंगे तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? जरा बताओ, अभी रिप्लाई करो। 20। अगर मुझे समझो, मैंने बोला 10 O2 माइनस है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके पास? 100। तो मैं यहाँ पे हर टाइम ऐसे लिख सकता हूँ क्या, that this quantity is nothing but 10 times, this quantity is nothing but 10 times of my O2 minus, this quantity is nothing but 10 times of my 2 O2 minus, and this quantity is nothing but 10 times of my 10 O2 minus, ठीक है? तो सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही जा रहा हूं तो मुझे बताओ 6.022 into 10 raised to 23 O2 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? टू मोल्स। कितने? अरे ये तो ये यहाँ का ही तुम लोगों ने बता दिया ना, बट इसके पास अगर करने जाएंगे तो हम लोग इसको वापस क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक के पास अगर 10 तो इतनों के पास 10 into दिस क्वांटिटी, तो दिस 6.022 into 10 raised to 23, करेक्ट या रॉन्ग? एंड ये नंबर जो है वो 1 मोल रहता है ना रे, तो ये कितने मोल्स हो गए? 10 मोल्स हो गए, और पानी 10 into 10 1 मोल, ठीक है? तो 1 मोल ऑफ O2 माइनस के पास 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं हमेशा। आई होप तुम लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। ओके, तो चलो आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सो नेक्स्ट इज gram atoms of hydrogen present in 0.4 moles of CH4, ठीक है? ये मस्त है। gram atoms of hydrogen present in 0.4 mole of CH4। ये तो बहुत सिंपल है रे, बहुत सिंपल है। बताओ जरा इसका आंसर फटाफट।
चलो मुझे बताओ CH4 के अंदर कितने हाइड्रोजन है रे? 4। करेक्ट, ओके। तो मुझे बताओ, परफेक्ट प्रणय, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मुझे बताओ 1 मोल CH4 के पास कितने मोल्स हाइड्रोजन आएंगे? करेक्ट। अब तुम लोगों को कितना पूछा है वो देखो रे जरा, तुम लोगों को पूछा क्या है? 0.4 मोल्स ऑफ CH4। तो मुझे बताओ 0.4 मोल्स ऑफ CH4 के पास कितने आएंगे? नहीं पता है अपने को, तो ये अपने को x लेना पड़ेगा, ठीक है। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो रे अभी तक यूनिटरी मेथड सबको जम रही है क्या? तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैंने तुम लोगों को यूनिटरी मेथड फॉलो करने के लिए क्यों बोला है? परफेक्ट अर्णव, योर आंसर इज करेक्ट। बाकी के लोग है कि नहीं, या मैं एक एक करके आंसर पूछना स्टार्ट करूं सबको, तब तुम लोग आंसर करोगे? यश, ऋषिकेश, असीम, योर आंसर इज करेक्ट। आदित्य, अनमार, अमेय, धारा, स्नेहा, तीर्थ, यश, सावी, आकाश, योर आंसर इज करेक्ट। बाकी के लोग मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। हो रहा है क्या रे सबसे? बाय द वे ये डेकू कौन है यहाँ पे? प्रणय, जलान, एनीमे कम देखा करो। ओके, सो आई गेस इसका आंसर सबको आ रहा है, ठीक है? आ रहा है क्या रे सबको, या मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है? अगर आ गया होगा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी ले लेते हैं। सी मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ कवर करने की, और कुछ नहीं, तो दैट तुम लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसे अजीब ना लगे। तुम लोगों को वहां पे सॉल्व करते हो खुद से, जब सॉल्व करोगे तो कुछ नया ना लगे वहां पे, ठीक है? तो इसलिए मैं हर एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ। तुम लोगों को अगर अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा तो बाद में जब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? तो क्वेश्चन इज ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स। सर हाँ सर वो ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करो ना प्लीज। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके चलो करते हैं। तो सी यहाँ पे क्या होगा, ये x यहाँ पे चला जाएगा तो x इंटू 1 कितना बचेगा? तो x इंटू 1 1 ही बचा, x ही बचेगा। एंड 0.44 से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये सी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0.4 कहाँ पे जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई होने जाएगा। तो 0.4 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे होगा, तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0.4। तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? 4 इंटू 0.4 का आंसर क्या आएगा? 1. That's it. So these many hydrogens are present in 0.4 moles of CH4. Graham molecules of H2 present in 0.05 moles of C2H6. चलो अब किसको पकड़ू मैं? आयुष पुजारी, can you hear me? Ayush, turn on your mic. Can you hear me? आयुष, ओके आयुष का एक तो इंटरनेट कनेक्शन बंद है या फिर वो, ओके आयुष लेफ्ट, नाइस, आयुष डर गया। तो अब नाउ सारा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके, सो नाउ टेल मी व्हाट आर दे आस्किंग? वो पूछ क्या रहे वो पहले मुझे बताओ। They want to know the amount of moles present in C2H6. Perfect. So now tell me, how many gram molecules are present of H2 is present in 1 mole of C2H6? एक मोल C2H6 के अंदर कितने H2 के मोल्स प्रेजेंट है? ओके, तुहिन, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कितने मोल्स प्रेजेंट है? 3। एक मोल C2H6 में 3 मोल्स प्रेजेंट है। परफेक्ट। देखो अच्छे से देखना, दे आर आस्किंग अबाउट H2। यहाँ पे ही ट्रिक है, पहले वाले में उन्होंने H पूछा था, यहाँ पे H2 पूछ रहे हैं, वो एक डिफरेंस दिखेगा तुम लोगों को, ठीक है? तो C2H6 में तुम लोगों को 6 हाइड्रोजन दिखेंगे, 6 हाइड्रोजन नहीं पूछे हैं, वो पूछ रहे हैं H2। तो कितने H2 दिखेंगे? 3। अर्णव, योर आंसर इज परफेक्ट करेक्ट।
प्रणय योर आंसर इज करेक्ट। तो 3 मोल तुम लोगों को यहाँ पे लेना है एंड फिर वही अपनी यूनिटरी मेथड उसको ही चलाते रहना, ठीक है। तो तुम लोगों को यहाँ पूछा है 0.05 मोल C2H6 कितना देगा, तो क्या देगा वो x देगा। बाद में तुम लोग क्या करेगा, तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करके दिखाओ रे जरा, आंसर सबको आ रहा है क्या, देखो अभी x इज नथिंग बट 3 into 0.05 मोल ऑफ H2 एंड उसका आंसर हो जाएगा कितना होने वाला है, तो इट विल बिकम 0.15 मोल। परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो अगर किसी को अभी भी डाउट होगा तो बिंदास पूछो, हम लोग आराम से ही करेंगे। सर पर इधर हमको मोल कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? ओह सॉरी मैंने तुम लोगों को बताया और मैं यहाँ पे यूनिट चेंज कर रहा हूँ ना। हाँ, तो 0.15 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, वो फ्लो में मैंने गलती से मोल लिख दिया। ओके हो गया। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है ना वो बहुत फेमस है, मतलब इन लोगों को ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछना, मतलब एग्जामिनर्स को ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछना बहुत अच्छा लगता है। वो देखो क्योंकि इसमें तुम लोगों को है ना एक ही क्वेश्चन में 4 से 5 कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, देखो अच्छे से, विच ऑफ द फॉलोइंग contains largest number of oxygen atoms। ठीक है, तो अभी के लिए इस क्वेश्चन की लेवल बहुत छोटी है, ठीक है, बट ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट तक जा सकता है। ठीक है, हम लोग जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे तभी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। 3 into 10⁻24 O2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो इसको। तुम लोगों को ऑक्सीजन के क्या पूछे है वो देखो, अगर यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है 5.0 मोल्स ऑफ SO3 C 1.2 into 10⁻23 formula units of Glauber's salt, and they have given you the molecular formula of Glauber's salt, which is Na2SO4 dot 10H2O, then D 1.5 into 10⁻23 molecules of O3, and E 2.0 moles of ग्लूकोज। चलो इसका आंसर ढूंढ के बताओ, किसके पास सबसे ज्यादा O2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के एटम्स है, O2 मॉलिक्यूल्स नहीं ऑक्सीजन के एटम्स है। इसका आंसर बताओ, A B C D, विच वन इज करेक्ट। तुम लोगों को हर एक चीज सॉल्व करनी है। Oh, sir, I have a doubt. O2 is considered as an atom or a molecule? Okay, सी याद रखना, जब ये कोई भी सिंगल दिखेगी चीज, कोई भी सिंगल चीज, ठीक है, तो वो सारे के सारे हो जाएंगे एटम्स। तो जो सिंगल वो एटम। उसी बदले अगर तुम लोगों को कोई भी कंबाइंड या फिर कॉम्बिनेशन में दिखेगा, ठीक है, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। तो अगर कोई चीज सिंगल दिखी एटम, कोई चीज मिंगल दिखी मॉलिक्यूल्स। सर डाउट? सर ऑप्शन ए में 3 into 10⁻² पावर क्या है? 24। ओके
ओके, टेक योर टाइम। ये क्वेश्चन अच्छे से करना, अच्छे से सोचना, जो कुछ डाउट होगा मुझे पूछो, एक एक छोटी छोटी चीज भी। So, so I had a doubt that in the second Bolo. one, we have to multiply 3 with 5.0. Yep, you have to, but सिर्फ उतना ही करके आंसर नहीं आने वाला यार। Okay. सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं आएगा, बट हाँ, यू नीड टू मल्टीप्लाई 3 विथ 5.0, दैट इज करेक्ट। ओके, नुपुर, कैन यू हियर मी? नुपुर चव्हाण, ऐकायला येते? Yes, sir. ओके, so in case of first option, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 3 into 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स दिया है, तो मुझे बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स कितने आएंगे? बाकी कोई आंसर नहीं देगा। नुपुर, यू टेल मी, इफ देयर आर 3 into 10⁻24 O2 मॉलिक्यूल्स, तो कितने ऑक्सीजन के एटम्स आने वाले हैं? ओके प्रणय, योर आंसर इज करेक्ट। बोलो नुपुर। बोल कितने? आई कांट हियर यू, अच्छे से बोलो जरा, कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे यहाँ पे? हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो। 2. यू आर सेइंग 2, राइट? Yeah. ओके, तो सी एक यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, छोटी सी मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक है। O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन है, समझते का? O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे उन्होंने 3 into 10⁻23 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बोले हैं, तो एक O2 के अंदर अगर 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, तो 3 into 10⁻24 O2 के अंदर कितने आएंगे? तो उसका डबल होना चाहिए ना, करेक्ट की रॉन्ग नुपुर? Yes, sir. तो इसका डबल करके बताओ रे जरा मुझे, 3 into 10⁻24 का डबल कितना होगा नुपुर? So when your answer is correct. Okay, Arnav, your answer is wrong. Okay, Nupur, tell me. 3 into 10⁻20. 6 into 10⁻24. ओके, ऑक्सीजन एटम्स समझते का? अरे ये सबको समझ में आया, ये सिंपल कैलकुलेशन है, तुम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो ऐसे टाइप की कैलकुलेशंस, ठीक है। अब बी वाला जो है ना, बी वाला वो जरा मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, ठीक है, उसके लिए मुझे थोड़ी ज्यादा स्पेस लगेगी। तो बी वाला देखते हैं कैसे होगा। बी में उन्होंने बोला है 5 मोल ऑफ SO3, ठीक है। पहले मुझे बताओ एक SO3 में कितने ऑक्सीजन के एटम्स है? ये समझ में आया? अब अगर एक SO3 में 3 ऑक्सीजन के एटम्स है, तो मुझे बताओ 5 मोल SO3 में कितने आएंगे रे? 5 मोल SO3 में कितने आएंगे? कितने एटम्स आएंगे ऑक्सीजन के? 15 मोल्स आएंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट। याद रखना, एक में अगर 3 है तो 5 में 15 हो जाएंगे, और मोल है तो 15 मोल्स ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। अब तुम लोगों को निकालना है 15 मोल ऑक्सीजन, मतलब कितने ऑक्सीजन के एटम्स। ये बहुत क्रूशियल स्टेप थी। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे किसमें आंसर दिया था? मोल्स में दिया था, बट वो क्या कंपेयर करने बोल रहे हैं?
वो कंपेयर करने बोल रहे हैं लार्जेस्ट नंबर, तो तुम लोगों को नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर फाइंड आउट करते चलो। मुझे बताओ 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब कितने नंबर, तो याद रखना अभी तक तुम लोगों को बाय हार्ट हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नथिंग बट n into Na, बराबर के नहीं, है हम लोगों ने सबसे ऊपर डिराइव किया था, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या आता है, n into Na। तो n into Na अगर हम लोग करने जाएंगे तो 15 into 6 into 10⁻23 ऑक्सीजन के एटम्स, करेक्ट या रॉन्ग। एंड 15 into 6 सबको आता है ना रे करने, कितना होगा 90 into 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। देखो रे, अगर किसी को डाउट होगा तो पूछो। सर बोलो सर, ये क्वेश्चन में जो फर्स्ट एंड सेकंड है उनमें हमने अगर डायरेक्टली मतलब अगर ऐसा यूनिटरी मेथड से किया कि मतलब 1 mole of O2 molecules would give 2 moles of oxygen atom, and then we would find then we would take 0.2 moles of O2 molecules would form how many moles of oxygen atom, मतलब सब हमने moles में, तो चलेगा ना, चलेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। वो मतलब सारे के सारे तुम लोग मोल्स में कन्वर्ट करते जाओगे ना। यस सर। हाँ वो भी चलेगा, बट कंडीशन अप्लाइड कि तुम लोग के सारे कैलकुलेशन और सारे नंबर ऑफ मोल्स जो तुम लोग फाइंड आउट कर रहे हो करेक्ट आ रहे हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ये 15 मोल्स आ गए, तो वैसे ही ऊपर वालों में भी तुम लोग निकालो। बोलो सर, मैंने आपको कोर्स और दोनों में आंसर भेजा। किसमें किसमें भेजा आंसर? दोनों अकाउंट्स में भेजा। ओके ओके, मैं एक्चुअली ये सॉल्व कर रहा था ना, इसलिए। नाम क्या है आपका? नक्षत्र बोल रहे क्या? हाँ हाँ करेक्ट आंसर, नक्षत्र, परफेक्ट है सर। SO3 will have perfect. Okay Asim, even your answer is correct. Arnav's answer is wrong. I don't know why, but his answer is wrong. सर मैंने इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स खाली हम मोल्स कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं ना? हाँ बट नंबर ऑफ मोल्स जो कैलकुलेट करोगे वो ऑक्सीजन एटम के कैलकुलेट करना बेटा। हाँ इसलिए रॉन्ग जा मेरा रहा होगा आंसर आया नहीं, मेरा आया बराबर। बट द वन व्हिच यू हैव सेंट मी, सर मैं असीम बोल रहा हूँ। अच्छा असीम, ना आई एम टॉकिंग अबाउट अर्णव। योर आंसर इज करेक्ट असीम। हाँ योर आंसर इज करेक्ट। ओके तो सी दिस इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन SO3 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये मैं ऊपर लिख देता हूँ ऑप्शन बी में। चलो ऑप्शन बी अपने को आ गया, कितना आया था रे? तो 90 into 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। अब मुझे बताओ ऊपर वाला नंबर बड़ा है कि नीचे वाला नंबर बड़ा है रे? आई गेस ऊपर वाला ही बड़ा होगा। कौन सा बड़ा है बताओ? नीचे वाला ना सर, नीचे वाला बड़ा है ना। 9 ओके करेक्ट करेक्ट। जस्ट अ मिनट। नाउ उसके आगे वाला देखते रहे। तो अगेन दे हैव गिवन यू वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल whose name is ग्लोबर सॉल्ट, ठीक है। एंड ग्लोबर सॉल्ट का उन्होंने फॉर्मूला देके रखा है, देखो कितने अच्छे हैं, ठीक है। दे हैव गिवन यू फॉर्मूला फॉर ग्लोबर सॉल्ट, ठीक है। एंड फॉर्मूला उन्होंने क्या दिया है? तो उन्होंने फॉर्मूला दिया है तो उन्होंने फॉर्मूला दिया है Na2SO4.10H2। मुझे बताओ इस फॉर्मूला में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? मतलब एक ग्लोबल सॉल्ट में तुम लोगों को कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं बताओ? 14 परफेक्ट। सबको 14 ऑक्सीजन दिखने ही चाहिए। जिसको नहीं दिख रहा है मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे तुम लोगों को पहले 4 ऑक्सीजन दिखेंगे और फिर यहाँ पे तुम लोगों को 10 ऑक्सीजन दिखेंगे। एक वाटर में 1 ऑक्सीजन, वैसे 10 वाटर मॉलिक्यूल है तो 10 ऑक्सीजन, तो 4 + 10 12 14 ऑक्सीजन। ये समझ में आया सबको? देखो रे, अब एक ग्लोबल सॉल्ट में इतने हैं तो 1.2 into 10⁻23 ग्लोबल सॉल्ट में कितने होंगे रे बताओ? तो यहाँ पे कैसा होगा, वापस तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 14 into 1.2 into 10⁻23 and which will become 2.8
into 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। देखो ये नंबर सबसे बड़ा है कि नहीं है, जिस किसी को अभी भी डाउट है कुछ, ये देखो ये नंबर बड़ा है या छोटा है। ओके, जिस किसी ने अभी तक मुझे आंसर नहीं दिया, किसने मुझे आंसर नहीं दिया, जरा हाथ ऊपर करो। यश आंसर दिले इसका, यश सारवी आंसर दिया है क्या? यश, कैन यू हियर मी? Okay, I think even Yash went out. चलो, आयुष, can you hear me? आयुष पुजारी, आयुष जी पुजारी। ठीक है, चलो। तो O3 के केस में मुझे बताओ रहे, कोई भी आंसर दो फटाफट। अब O3 के केस में एक O3 में कितने ऑक्सीजन आइटम्स दिखेंगे तुम लोगों को? तो 3 ऑक्सीजन के आइटम्स दिखेंगे, ठीक है। तो 1.5 के केस में कितना होगा रे? तो 1.5 इंटू 10⁻23 के केस में हो जाएगा 3 इंटू 1.5 इंटू 10⁻23, एंड इसका आंसर कितना आएगा? तो 4.5 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। एंड फाइनली हाँ बोलो। सी वाला मुझे नहीं समझा, एक बार समझाओगे वापस? ये हाँ यस सर, वो 2.8 कैसे है? अरे ये 14 इंटू 1. ओके 14 इंटू 1.8 it is 16.8. हाँ 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 यस सर, यहाँ पे 16.8, हाँ हाँ ओके वही। वो मैंने एक्चुअली 7 इंटू किया, मतलब सिर्फ 7 इंटू या कुछ तो मैंने ऐसे उल्टा सुल्टा किया, आप पे सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो इट इज 16 इंटू 1.8 ना, ओके 16 इंटू 16.8, ओके 16.8 इंटू 10⁻23। नाउ नेक्स्ट 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 2 मोल्स होता क्या सर आपने, हाँ वो पहले मोल्स में होता, अगर 2.8 होता तो 2.8 मोल्स होता। ओके आई गेस, क्या मालूम, नहीं ये 2.8 मैंने जस्ट उसको क्या समझ के किया था, वो 7 समझ नहीं, कुछ तो मैंने उल्टा किया था। हाँ लेकिन सर वो मैंने 0 ना मैंने ये 0.2 कंसीडर किया था, ये मैंने 0.2 कंसीडर किया था, तो मतलब 1.2 के बदले वो 0.2 मैंने कंसीडर किया आई गेस। तो वो 14 इंटू 0.2 2.8 आएगा, वैसे मैंने किया होगा। 1.2 के बदले वो 0.2 रीड किया होगा सॉल्व करते वक्त, इसलिए। ओके नाउ ये भी मस्त क्वेश्चन है, मतलब ये लास्ट वाला भी अच्छा पॉइंट है। देखो 2.0 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब मुझे बताओ पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला किस किस को याद है? C6H12O6। ओके, तो एक ग्लूकोज में, एक ग्लूकोज के अंदर तुम लोगों को कितने ऑक्सीजन दिखते रहे? 6। ओके, तो 1 मोल ग्लूकोज कंटेन्स 6 ऑक्सीजन एटम्स। अगर 1 मोल 6 ऑक्सीजन एटम्स कंसिडर करेंगे, तो सॉरी 1 मोल नहीं, एक मॉलिक्यूल के पास 6 ऑक्सीजन एटम्स है, ठीक है। तो मुझे बताओ 2 मोल्स के पास कितने मोल्स आएंगे रे? तो 2 मोल के पास हो जाएंगे 12 ऑक्सीजन एटम, 12 मोल्स, ओके। एंड 12 मोल एटम्स में तुम लोगों को फाइंड आउट करना है उनका नंबर। तो तुम लोग क्या करोगे, 12 को डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 10⁻23, ठीक है। तो तुम लोगों को आंसर कितना आएगा? 72 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो देखो मैं एक बार तुम लोगों को आंसर हाईलाइट करके दे देता हूँ, आंसर कहाँ पे तुम लोगों को दिख रहे हैं। 10⁻23 आंसर्स कहाँ पे है? तो देखो ये एक तुम लोगों को आया 72, ये एक तुम लोगों को आया 4.5, ये तुम लोगों को एक आया 16.8, एक तुम लोगों को आया 90, एंड फर्स्ट तुम लोगों को आया था 6 इंटू 10⁻24, एंड इसी को अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स कहाँ पे दिख रहे हैं? बी में दिख रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बी इज माय आंसर, ठीक है। ये आया था क्या सबका करेक्ट हुआ था ये सबसे? ओके ठीक है, तो चलो आगे बोलो। Sir, can you explain E again? I didn't get it. Yeah, sure.
तो देखते हैं ई जरा अच्छे से यहाँ पे नीचे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सी दे आस्क्ड अस 2 moles ऑफ ग्लूकोज, क्या बोला है उन्होंने, 2 moles ऑफ ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आता है, C6H12O6, ठीक है। तो मुझे बताओ एक ग्लूकोज में कितने एटम्स ऑक्सीजन के हैं, तो यहाँ पे हम अपने को देखेंगे 6 एटम ऑक्सीजन के, करेक्ट या रॉन्ग, ओके। तो एक ग्लूकोज में अगर 6 एटम्स, तो उन्होंने 2 मोल पूछा था ना, तो अब मुझे बताओ 2 मोल में कितना होगा, एक में अगर 6 तो 2 मोल में 12 मोल्स, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। एंड अब अपने को निकालने बोला था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे होगा, n into Na, ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। तो n आया 12 into 6.022 into 10⁻23, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 6 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को आंसर आएगा 72 into 10⁻23 एटम्स, दैट्स इट। यस सर, गॉट इट। यस सर। ओके, तो अब फाइनल समरी, हम लोगों ने जो कुछ किया, हम लोगों ने जो कुछ लिखा, उसके एक फाइनल समरी, ठीक है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो इग्नोर कर देना। तो समरी में हम लोगों ने क्या सीखा रे, तो हम लोगों ने सबसे पहले तो सीखा 1 मोल मतलब कितना रहता है, बताओ 1 मोल मतलब कितना रहता है, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स, करेक्ट। एंड इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट मच, मतलब 1 ग्राम पार्टिकल, ठीक है। अब दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स इज पार्टिकल्स गिवन, जो कुछ तुम लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए रहेंगे, डिवाइडेड बाय Na, ये फर्स्ट फॉर्मूला था, करेक्ट या रॉन्ग, ठीक है। एंड दूसरा पार्टिकल फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर तुम लोगों को फाइंड आउट करने होंगे, हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा, और इसके ऊपर हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर अपने को दिए रहेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या आएगा, n into Na। देखो रे, किसी को कुछ डाउट होगा तो ये 2 फॉर्मूलाज है जिनके ऊपर बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द समरी, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा, कुछ डाउट होगा तो पूछो। ओके, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एटॉमिक मास, अब जरा 5 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा, या डेफिनेटली। So we'll take a small break of 5 minutes. आ जाओ, 5:35 को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तब तक फ्रेश एंड ऑल होके आ जाओ। यप सर क्लास 6 बजे तक है ना? सिर्फ हाँ 6 o'clock तक है, कोई भागना मत तब तक, ठीक है। 5 मिनट का ही ब्रेक है। यस 5 मिनट में कोई मीटिंग लीव नहीं करेगा। यस सर। सर बोलो सर, मुझे एक जनरल डाउट है, मतलब अगर बोलो ना। रस्ट फॉर्म होता है तो हम एसिड क्यों यूज करते हैं? रस्ट फॉर्म होता है तो हम लोग एसिड क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे एसिड यूज किया, मतलब समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा। नहीं मतलब मैंने YouTube वगैरह पे देखा था कि वो सब मतलब एसिड वगैरह यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर वगैरह या विनेगर, सो वो क्यों, मतलब अच्छा टू रिमूव इट, ओके हाँ जस्ट अ मिनट, हाँ ओके, वही मैं सोचूं रस्ट फॉर्म होते तो एसिड मतलब टू रिमूव इट ना, वेयर डिड आई पुट माय पेन, जस्ट अ मिनट। एसिड कुछ नहीं करता, उसके साथ रिएक्ट करता है और वो सारे कंपाउंड, मतलब वो जो रस्ट है उसको निकाल देता है। रिएक्शन में तुझे बता देता हूँ, उसके पहले मुझे पेन कहाँ पे रख दिया वो मिल नहीं रहा है, हाँ मिल गया। So there is a simple reaction, right? See, rust is nothing but क्या रहता है वो, Fe2O3, ठीक है। अब अगर तूने ये क्वेश्चन पूछा है तो देख, अच्छे से देख लेना। तो दिस इज अ मेटल ऑक्साइड, ठीक है।
अब ऑक्साइड्स जो है ना वो 3 टाइप के रहते हैं, तेरे क्वेश्चन का आंसर इसमें छुपा है। ऑक्साइड्स जो है वो 3 टाइप के रहते हैं, ठीक है। एक रहता है एसिडिक ऑक्साइड, दूसरा रहता है बेसिक ऑक्साइड, और तीसरा रहने वाला है न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। एसिडिक मतलब वो एसिडिक रहेगा, बेसिक मतलब वो बेसिक रहेगा, न्यूट्रल मतलब वो न्यूट्रल रहेगा। अभी के लिए मैं जनरल टर्म्स में बोल रहा हूँ, जितने भी सारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स रहते हैं, कौन से वाले? नॉन मेटल ऑक्साइड्स, मतलब कौन से? CO2, SO2, देख कार्बन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन को अटैच्ड है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स ये सारे रहते हैं एसिडिक। जितने भी सारे मेटल ऑक्साइड्स है, कौन से वाले? मेटल ऑक्साइड्स। तो सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स, फॉर एग्जांपल Na2O, MgO, CaO एंड यहाँ पे जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया Fe2O3, वो क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे मेटल ऑक्साइड्स। एंड न्यूट्रल वालों का बहुत कम रेयर एग्जांपल है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक NO है और एक N2O है, ठीक है। तो ये सब हम लोग देख लेंगे। अब मुझे बता, मेटल ऑक्साइड मतलब क्या हो गया? बेसिक हो गया ना। अब बेस को रिमूव करने के लिए या फिर बेस को रिएक्ट करने के लिए क्या यूज करेगा? एसिड। समझा? तो ये जो बेसिक ऑक्साइड्स रहने वाले हैं, दे रिएक्ट विथ एसिड, दे रिएक्ट विथ एसिड। उसी बदले अपने एसिडिक ऑक्साइड जो रहेंगे वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? दे रिएक्ट विथ बेस, ठीक है। कंसेप्ट इतना ही है और कुछ नहीं। अब तुझे फाइनली एक रिएक्शन बता देता हूँ। रिएक्शन ऐसे कुछ होती है, Fe2O3 समझ, तूने इसके अंदर ऐड कर दिया HCl एसिड, तो इट विल फॉर्म FeCl3 विच इज अ सॉल्ट, ठीक है। और सॉल्ट तुझे पता है सारी चीजों में डिसॉल्व हो सकते हैं, ये डिसॉल्व होके निकल जाता है साइड में एंड तुझे मिलता है H2O। अब यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। हाँ बोलो। Is this neutralization reaction? Yeah, it is a neutralization reaction. It is a neutralization reaction. एंड जिसमें हम लोग एक बेस यूज कर रहे हैं और एक एसिड यूज कर रहे हैं। सिर्फ अभी तक तुम लोगों ने कैसे ये बेसिक ऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड एंड वो सब तुम लोगों को सिर्फ पता नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे ये पीरियोडिसिटी में जब जाएंगे ना, तब इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे वैसे। ओके, थैंक यू सर। जब तो ये 3 टाइप रहते हैं, उनके ऊपर से ये रिएक्शन होती है। बोलो। IPL ट्रॉफी। क्या? अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने? चलो ठीक है, डिलीट हो गया। अब ये कैसे सीधा करना है वो भी नहीं मुझे पता।
हाँ हो गया चलो। बीच में आ रहे नहीं ये गोकू नहीं, ये गोहान है। ओके चलो 35 हो गए, कंटिन्यू करते हैं। तो हो गया सबका ब्रेक खत्म, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी देखो, चलो चलो जल्दी देखो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एटॉमिक मास, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एटॉमिक मास? तो एक एटम के मास को हम लोग बोलने वाले एटॉमिक मास, दैट्स इट, नथिंग बिग, ठीक है। तो सबसे पहले एटम जिस चीज का बना है उस चीज के बारे में अपने को पता रहेगा तो हम लोग उसके एटॉमिक मास को अच्छे से पढ़ पाएंगे ना रे, ठीक है। तो एटम कौन सी चीजों का बना है रे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परफेक्ट। तो अभी पहले मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ मास ऑफ प्रोटॉन और एल्स न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो रहता है 1.67 into 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अब kg को पहले ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, kg को पहले हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो एक अच्छी आइडिया आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए अपने को यूनिट कन्वर्जन पता रहना चाहिए। मुझे बताओ 1.67 into 10⁻⁻24। परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 1 kg इज नथिंग बट 1 kg इज नथिंग बट 10⁻, ये क्या हो रहा है, 10⁻³ ग्राम्स, बराबर। 1 kg मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1 kg इज नथिंग बट 10⁻³ ग्राम्स। एंड यहाँ से तुम लोग क्या याद रख सकते हो, जब कभी तुम लोगों को किलो ये वर्ड दिखेगा, देखो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 किलोग्राम इज नथिंग बट 10⁻³ ग्राम्स, बराबर के नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, इस किलो को निकाल के 10⁻³ लिखा है, देखो। तो तुम लोग यहाँ से क्या याद रख सकते हो, तुम लोग याद रख सकते हो that 1 kilo is nothing but 10⁻³ 1 kilo is nothing but 10⁻³ someone's mic is on, please turn it off। तो अब यहाँ पे तुम लोगों को अगेन इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको तुम लोगों को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आम करू छे अय्या करू। ओके, तो नाउ तुम लोगों को 1 किलो को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो तुम लोग क्या ऐड करोगे, किलो इज नथिंग बट 10⁻⁻3, तो चलो लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1.67 into 10⁻⁻27 into 10⁻3, किलो को मैंने 10⁻3 लिख दिया एंड उसके आगे वो ग्राम वैसा का वैसा। तो 10⁻3 और 10⁻⁻27 क्या हो जाएगा, 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अब याद रखना ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्टली सेम रहता है क्या, तो नहीं रहता, बट उनके अंदर बहुत माइन्यूट डिफरेंस रहता है। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली यही आंसर हमेशा लिख देंगे, ठीक है। ये आंसर तुम लोग मतलब ये वैल्यू तुम लोगों को याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। अब दूसरा जाते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास किसी को पता है क्या रे? इलेक्ट्रॉन का मास रहता है बहुत कम रहता है, तो वो होता है नेग्लिजिबल 9.1 मतलब कुछ तो वैल्यू रहेगी ना, नेग्लिजिबल कितना भी हो बट एक कुछ तो वैल्यू रहनी चाहिए। तो 9.1 into 10⁻⁻31 kg, ठीक है। एंड इसको अगेन तुम लोगों को जब भी मैंने बताया ग्राम्स में कन्वर्ट करके देखो कैसे होगा, 9.1 into 10⁻⁻31 into 10⁻³ ग्राम्स, ठीक है, 10⁻³ ग्राम्स एंड विच विल बिकम 9.1 into 10⁻⁻28 grams. Any doubt? No sir. अब this is very small in comparison with proton, but जब तक अपने को मालूम नहीं पड़ता कितना स्मॉल है, अपने को शांति मिलने वाली है क्या, नहीं मिलने वाली है। तो अभी हम लोगों को निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, जब कभी किसी दो चीजों में का रिलेशनशिप निकालना होगा तो हम लोग क्या लेंगे, उनका रेशियो।
ठीक है। जब हम लोगों ने एटम की रेडियस और न्यूक्लियस की रेडियस का रेशियो लिया था, उसके बीच में हम लोगों ने रिलेशनशिप निकाला था। एटम की रेडियस 1,00,000 गुना बड़ी रहती है न्यूक्लियस के रेडियस के कंपैरिजन में, ये हम लोगों ने उस दर से निकाला था। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कितने टाइम्स न्यूक्लियस का मास बढ़ा है। तो रेशियो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, बड़ी चीज का हम रेशियो पहले लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है, into 10 raised to minus 24 divided by 9.1 into 10 raised to minus 28, 10 raised to minus 28 को ऊपर लेके जाते हैं, 1.67 डिवाइडेड बाय, अभी 9 नहीं ले लेता हूँ, 9.1 कितना है ना, तुम लोग बाद में कैलकुलेटर पे से वैल्यू निकाल लेना, मैं अभी 9 के साथ कैलकुलेशन करता हूँ, into 10 raised to minus 24 into 10 raised to plus 28, करेक्ट ना रे? यहाँ तक हजम हो रहा है सबको? रेशियो की लेने का रीजन तुम लोगों को 2 मिनट में बता दूंगा मैं। अब तो ये रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालने जाएंगे तो पहले तो ये 0 हो जाएगा, 0 पॉइंट, अब 9 1 जा 9 बराबर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहिए तो डिवीजन, जिस किसी को प्रॉब्लम आ रही है, 0 पॉइंट, यहाँ पे पहले 0 आएगा, फिर 16 आ जाएगा, ये पॉइंट निकल जाएगा, तो 16 आ गया, पॉइंट मैंने ऊपर दे दिया। अब 9 1 जा 9, तो ये 9 हो गया, तो क्या बचेगा रे? 7 बचेगा, ऊपर से मैं 7 कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा, तो 9 हाउ मेनी जा 72, 9 8 जा 9 8 जा 7 8 जा, ठीक है, तो ये 72 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 0 ले लूंगा, तो ये 5 आ जाएगा, करेक्ट ना? देखो मैं 9.1 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखना, ये मत भूलना। अब यहाँ पे ये 50 आने के बाद 45 वापिस यहाँ पे 5 आएगा, तो ये आएगा रिकरिंग हो जाएगा, बराबर। तो अप्रोक्सीमेटली 1855 into 10 raised to 4, और 10 raised to 4 को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा बताओ? यही होगा ना? तो मैं यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1855 टाइम्स टू दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट या रॉन्ग? Yes, sir. So therefore proton is almost 1800 times heavier than electron। बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई चीज, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 किलोग्राम होगा तो प्रोटॉन का मास तो 1855 किलोग्राम हो गया ना रे। तो ऐसे टाइम पे तुम लोग इलेक्ट्रॉन को कुछ भाव भी दोगे क्या? उसके मास को कुछ इज्जत मिलने वाली है क्या यहाँ पे? No, sir. That's why it's called negligible. Perfect. Hence it is negligible. ठीक है, hence it is negligible। तो तुम लोग एटम का मास काउंट करते वक्त मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम लोग कंसिडर भी करोगे क्या रे? नहीं करेंगे। तो ये इसका एक मस्त स्क्रीनशॉट ले लो जरा, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Taken, sir. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि हाँ बाबा, अपने को अगर मास ऑफ एटम फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रॉन के मास से हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम लोगों को ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है? तो हम लोगों को ज्यादा फोकस करना है मास ऑफ प्रोटॉन के ऊपर। तो जरा मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन और एल्स न्यूट्रॉन, ठीक है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहता है, विच इज नथिंग बट 1.67 into 10 raised to minus 27 किलोग्राम। अब मुझे बताओ ये नंबर याद रखने के लिए जरा हेडेक वाला है या नहीं है रे? एंड एट द सेम टाइम ये नंबर कैलकुलेशन में यूज करने के लिए मतलब अच्छा नंबर दिख रहा है क्या रे, जो तुम लोग हमेशा कैलकुलेशन में यूज कर पाओगे? No sir, not at all। है ना, बराबर। तो लोगों ने भी वही सोचा रे कि नहीं अच्छा नहीं लगा, मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करते हैं ना, ये एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का ही मास है ना, तो क्यों ना इसको एक ही बोल दे, समझा क्या? ठीक है,
और फिर अभी इसको किलोग्राम तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि किलोग्राम तो अलग यूनिट है, अभी हम लोगों ने पूरा यूनिट सिस्टम ही चेंज कर रहे लिटरली। तो इसको उन्होंने यूनिट दे दिया था एएमयू। क्या दिया था? एएमयू। और एएमयू का फुल फॉर्म जो है वो है एटॉमिक मास यूनिट। परफेक्ट। तो उन्होंने बोला दिस मच मास इज 1 AMU व्हिच इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो तुम लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कार्बन का मास 12 रहता है, का नाइट्रोजन का मास 14 रहता है, ये वो है फलाना ढीकना। ठीक है, तो वहां पे सारों का यूनिट क्या था? तो सारों का यूनिट AMU था। ठीक है, तो एक्चुअल में एक AMU मतलब कितना रहता है? तो एक AMU मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम रहता है, जो कि एक्चुअल में कैलकुलेशन में यूज करने के लिए बहुत टीडियस हो जाएगा। हेंस वी कन्वर्टेड इट टू 1 AMU। इधर तक किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछो। अब सेकेंड चीज हम लोग जो पढ़ रहे हैं एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों को एटम्स का मास काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ जब कभी तुम लोग मास काउंट करते हो तो तुम लोग क्या यूज करते हो रे? अरे मास काउंट करने के लिए हम लोग यूजुअली क्या यूज करते हैं? वेइंग स्केल। परफेक्ट। तो हम लोग यूज करते हैं वेइंग बैलेंस। और यूजुअली उसका कंसेप्ट क्या रहता है? तो उसका कंसेप्ट रहता है कि यहाँ पे ऐसे दो पैन्स रहते हैं। ठीक है, एक पैन के अंदर तुम लोगों को जो कुछ चीज वे करनी है वो ऐड करते हो, और दूसरे पैन में हम लोग क्या ऐड करते हैं रे? डिफाइंड वेट करते हैं। डिफाइंड वेट, एब्सोल्युटली करेक्ट, मुझे यही वर्ड चाहिए था, वेट या फिर डिफाइंड वेट। ठीक है, मतलब जो पहले से तुम लोगों का मास डिसाइडेड है। ठीक है, तो ये तुम लोगों को समझो शक्कर वक्कर कुछ तो चावल गेहूं कुछ वे करना है। ठीक है, एंड वो करने के लिए तुम लोग दूसरे पैन में ऐड करोगे एक कोई स्टैंडर्ड वेट। क्या ऐड करोगे? स्टैंडर्ड वेट। ठीक है, या फिर एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब मुझे बताओ तुम लोग अगर किसी किराने की दुकान में जाओगे और वो बनिया को बोलोगे मुझे एक आइटम वे करके दो, मार के भगाएगा या नहीं भगाएगा? क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि उनके पास जो मासेस रहने वाले उनका मास तो 1 किलोग्राम है। ठीक है, या फिर उससे ज्यादा, हार्डली कुछ 10-15 ग्राम तक के भी मासेस अवेलेबल रहेंगे उनके पास। बट ये इतना छोटा वाला मास नहीं हो पाएगा ना। ऋषिकेश, डू यू हैव एनी डाउट? अच्छा, तो अब तो उनके पास जो मासेस है वो अपने एटम जैसे छोटी क्वांटिटी को वे कर ही नहीं पाएंगे। तो पहला जो चैलेंज था वो ये चैलेंज था कि एटम्स को वे करने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करो। अब मुझे बताओ एटम्स को वे करने के मतलब यूजुअली हम लोग स्टैंडर्ड कौन सा लेते हैं? तो वो 1 के टर्म्स में लेते हैं। वो कौन सा लेते हैं? 1 के टर्म्स में। मतलब ऐसा एटम ढूंढो जिसका खुद का मास 1 यूनिट या फिर 1 AMU होगा। ऐसा कौन सा एटम है रे? हाइड्रोजन। परफेक्ट, सो वी कैन यूज हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलो देखते हैं हाइड्रोजन का वेइंग बैलेंस कैसे दिखेगा। अब याद रखो ये जो मैं वेइंग बैलेंस बना रहा हूँ ये सब मोह माया है। तुम लोगों को पता है ना, एटम्स को हम लोग ऐसे वेइंग बैलेंस से मेजर या फिर उसका मास मेजर नहीं करते। इनके लिए अलग अलग टेक्निक्स रहती है। ठीक है, वो टेक्निक्स हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट समझने के लिए समझ लो, मैंने यहाँ पे रख दिया एक हीलियम का एटम। ठीक है, अब एक हीलियम के एटम को मेजर करने के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन के एटम्स लगने वाले, मतलब बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन के एटम्स लगेंगे बताओ? 2। पक्का? हीलियम का मास 2 रहता है। जरा चेक करो फर्स्ट लेक्चर के नोट्स। 4 बराबर क्या नहीं? तो अब याद रखो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं मास ऑफ हीलियम रिलेटिव टू हाइड्रोजन। मास ऑफ हीलियम रिलेटिव टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो मास ऑफ हीलियम रिलेटिव टू हाइड्रोजन जब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं ना, और कुछ नहीं। तो पहले बात मतलब हम लोग एटॉमिक मास को मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों को एक वर्ड दिखेगा रिलेटिव एटॉमिक मास ऐसा। ठीक है, तो उसको रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों बोला जाता है वो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हम लोग एक चीज का मास दूसरे किसी एटम के साथ रिलेट करने वाले, एक चीज का मास दूसरे किसी एटम के साथ रिलेट करने वाले। यहाँ तक फॉलो किया? अब दूसरी बात, एटम्स को हम लोग ऐसे वेइंग बैलेंस के ऊपर कभी भी वे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एटम्स को हम लोग कभी भी वेइंग बैलेंस के ऊपर वे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एटम्स को वे करने के लिए या फिर एटम्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का मास फाइंड आउट करने के लिए
हम लोग यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड टू वे एटम्स लाइक दिस, ठीक है। ये जो मैंने तुम लोगों को ड्राइंग बना के दिखाई है, तो वैसे ही कुछ कंसेप्ट के ऊपर वो एटम्स का मास बैलेंस करने के लिए या फिर वे करने के लिए हम लोगों को हेल्प कर सकता है। एंड इज रियली कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट, इट कॉस्ट अराउंड 1 to 2 crores, ठीक है, उससे भी महंगे मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एटम्स को वे करते वक्त जैसे वेइंग बैलेंस यूज नहीं कर पाएंगे, बट अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज कॉल्ड एज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके। किसी का तो माइक ऑन है, जरा ऑफ कर दो ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर यूजिंग हाइड्रोजन एज अ स्टैंडर्ड, ठीक है। मुझे बताओ हाइड्रोजन कौन से फॉर्मेट में रहता है या फिर कौन से फॉर्म में रहता है? गैस फॉर्म में रहता है, बराबर। तो इफ इट इज यू प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, इज इट इजी टू ऑब्टेन? नो सर। नो। तो इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। अगर अपने को स्टैंडर्ड यूज करना है तो तुम लोग डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, अगर हम लोग को स्टैंडर्ड यूज करना है तो तुम लोग ऐसा यूज करोगे ना जो हमेशा ऐसे कन्वीनियंटली मिल जाएगा, या ऐसा यूज करोगे जो पहली बात मतलब गैस फेज में और इजीली मिलता भी नहीं है, करेक्ट। तो अपने को एक कन्वीनियंट स्टैंडर्ड चाहिए। अब मुझे बताओ कन्वीनियंट मॉलिक्यूल जो हर एक जगह पे बहुत अबंडेंटली मिलता है, बहुत इजीली हम लोग उसको यूज कर पाएंगे और सॉलिड फेज में, ऐसा कौन सा है रे? कार्बन। तो हेंस कार्बन इज यूज्ड, हेंस कार्बन इज यूज्ड, ठीक है। अब कार्बन में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, बट मैंने तुम लोगों को अभी बताया, हम लोग जब रिलेटिव मास काउंट करेंगे तो अपने को छोटे एटम्स चाहिए, छोटे एटम्स या फिर जिनका मास यूनिट है। जैसे हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट था, ठीक है, 1 AMU था। कार्बन का मास कितना है रे? 12 है। अब अगर मुझे बताओ कार्बन का मास 12 है तो तुम लोग उसको यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पूरा वेइंग बैलेंस को अनबैलेंस कर देगा ना रे। तुम लोग कभी 12 केजी से कोई मास काउंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुम लोगों को 1 केजी के पार्ट चाहिए। तो कार्बन का मास 12 से 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो कार्बन का मास, हाँ, उसको ही 12 से डिवाइड कर देंगे, 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 12 से डिवाइड करेंगे। तो जब तुम लोग 12 को 12 से डिवाइड करोगे तब जाके तुम लोगों को आंसर 1 AMU आएगा या नहीं आएगा? आएगा। ये समझा कंसेप्ट पूरा? यस सर। सर ओके सर कार्बन वाला नहीं समझा। ओके देखो, यहाँ तक समझा था कि कार्बन यूज क्यों करने वाले। पहले मतलब हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में रहता है, एंड दूसरी चीज मतलब वो डिफिकल्ट टू ऑब्टेन है। उसी बदले कार्बन तो तुम्हारे पेंसिल के लेड में भी प्रेजेंट रहने वाला है, तो कार्बन इजीली मिल जाएगा, एंड वो सॉलिड फॉर्म में, तो वेइंग बैलेंस के लिए वो ऐसे एज अ बैलेंस यूज करना इजी गिर जाएगा। यहाँ तक फॉलो किया था? यस सर। अब मुझे बताओ, किसी चीज को वे करते वक्त मैं आपको 12-12 केजी के मासेस दूंगा तो आपको इजीली वे करना होगा, मतलब जमेगा। यहाँ पे मैं आपको 12 केजी का मास दे रहा हूँ किसी चीज को वे करने के लिए, और मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि 2 केजी वे करके दो, तो वो कन्वीनियंट गिरेगा? या 1 केजी के मासेस दूंगा तो 2 केजी वे करना कन्वीनियंट गिरेगा? 1 केजी। 1 केजी। तो हमेशा हम लोगों को वेइंग के लिए जो स्टैंडर्ड यूज करेंगे वो 1 के यूनिट में रहना चाहिए, प्रिफरेबल रहता है, ठीक है। बट कार्बन का जो AMU था, मास था, कार्बन का मास कितना है? 12 AMU है, 12। करेक्ट। तो इस 12 को मुझे कन्वर्ट करना है 1 में, 12 को मुझे कन्वर्ट करना है 1 में। तो अगर समझो मैंने इस 12 को 1/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना हो जाएगा? 1। दैट्स इट। तो मैंने इस 12 AMU को 1 AMU कन्वर्ट करने के लिए कार्बन के मास को 12 से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। हाँ ये यस सर, गॉट इट सर। ओके ठीक है। तो एटॉमिक मास कैसे काउंट होने वाला है? तो एटॉमिक मास में हम लोग एटॉमिक मास कभी डायरेक्ट काउंट नहीं कर पाते, हम लोग काउंट करते हैं हमेशा रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास भी हम लोग ऐसे तराजू लेके नहीं काउंट कर पाएंगे, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है जो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 12 तक पहुंचेंगे तब तक धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसी चैप्टर में हम लोग सारे मास के का मेजरमेंट्स कैसे होते हैं वो नहीं देख पाएंगे, बट धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोगों को समझते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोगों को आई गेस समझ में आ गया। अभी मैं जस्ट एटॉमिक मास की तुम लोगों को एक डेफिनेशन लिख के देता हूँ, ठीक है। सो कलर, अरे यार जो होता है ऐसा मेरे साथ, चल। हाँ
So now atomic mass unit. Let's start with atomic mass unit. ठीक है, तो atomic mass की definition जो है A denoted by A is nothing but atomic mass of an element. Atomic mass of an element represents the number of times the element is heavier than the 1/12th part by mass, by mass of one atom of carbon 12 isotope. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन जो हम लोगों ने, मैंने तुम लोगों को ऊपर की तरफ सारा रामायण पढ़ाया था ना, वही रामायण मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन में लिख दिया. ठीक है, एंड इसको अगर हम लोगों को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? atomic mass is nothing but mass of one atom divided by 1/12th of mass of carbon 12. ठीक है, मतलब समझो यही ऊपर वाला एग्जाम्पल, ऊपर वाला क्यों, नीचे वाले हम लोग नया एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, समझो सेम तुम लोगों को काउंट करना है कौन सा आइटम अच्छा लगेगा, सल्फर काउंट कर रहे हैं. समझ लो सल्फर का मास कितना बताया था मैंने, 32. अब मुझे बताओ सल्फर को काउंट करने के लिए तुम लोगों को कितने कार्बन के आइटम्स लगेंगे. तो तुम लोगों को अगर तुम लोग प्रॉपर काउंट करने जाओगे तो बहुत अजीब नंबर आ जाएगा. ठीक है, फ्रैक्शन में नंबर आ जाएगा. तो सल्फर 32 काउंट करने के लिए तुम लोगों को 1/12 ऑफ कार्बन 12 कितने लगेंगे वो बताओ. 1/12 ऑफ कार्बन 12 कितने लगेंगे? 32 लगेंगे. बराबर, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि दिस इज नथिंग बट 1 AMU. तो तुम लोगों को 32 जो आएगा वो आएगा मास ऑफ दैट वन एटम. ठीक है, तो ए देखो क्या आया, ए तुम लोगों को आएगा 32 डिवाइडेड बाय कार्बन 12 का मास, और वो कितना रहता है 1 आता है, तो वो डायरेक्ट आ जाएगा 32. ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है. ठीक है, आई गेस तुम लोगों को यहाँ तक बेसिक जो था वो समझ में आ गया एटॉमिक मास का. अगर किसी को कुछ डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी, और एल्स विल स्टॉप ओवर हियर, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. सर डेफिनेशन हाँ सर, लिख पाओगे प्लीज? सर वो ओके सर आप वो बताने वाले थे कि एवोगाड्रो का नंबर कैसे आया. हाँ, वो आज एक्चुअली हो सकता है. ओके, आई विल टेल यू. सी, एटॉमिक मास तक हम लोग पहुंच गए ना, तो वो आराम से हो जाएगा. नाउ टेल मी, मैंने तुम लोगों को अभी जस्ट बताया. ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना रहता है? मास ऑफ प्रोटॉन सर ये 32 आया ऊपर, वो AMU के फॉर्म में आएगा ना? हाँ, वो AMU के फॉर्म में आएगा. ओके, मास ऑफ प्रोटॉन कितना बताया मैंने? 1.67 into 10 raised to minus 24. ओके, -24. ओके, तो -24 ग्राम्स. ठीक है, अब ये मास ऑफ प्रोटॉन था. ठीक है, एंड फिर एक साइंटिस्ट आया, वो नेम वाज एवोगाड्रो, एंड उसने बोला नहीं रे ये अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. ठीक है, उसका मन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा था. उसने बोला कि इसको हम लोगों ने क्या बोला, तो इसको हम लोगों ने बोला 1 AMU. बट फिर भी अभी ये इतना छोटा नंबर में कैसे काउंट करूँ रे, ये मुझे अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा एवोगाड्रो का बोलना था. तो उसने बोला कि मुझे इसको ऐसे क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है जो मैं हमेशा डे टू डे लाइफ में यूज करता हूँ. जो कौन सी क्वांटिटी है? ग्राम्स है. ठीक है, तो एवोगाड्रो का टारगेट क्या था? एक AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहा है, एक AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन. ठीक है, तो एवोगाड्रो का टारगेट क्या था? एक AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. अब मुझे बताओ एक AMU को तुम कितने ग्राम्स में कन्वर्ट करना पसंद करोगे? AMU को तुम लोग कितने, 1 AMU में 1 ग्राम, ऑब्वियस है, एकदम सिंपल ना, जितना हो सके उतना सिंपल रखना था उसको खुद के कैलकुलेशंस. ठीक है, तो एक AMU को अगर मैं 1 ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो अपने आप 2 AMU 2 ग्राम्स हो जाएंगे, 10 AMU 10 ग्राम हो जाएंगे, 12 AMU 12 ग्राम्स हो जाएंगे.
तो एवोगैड्रो ने वही सोचा और कुछ नहीं सोचा, ठीक है। ये स्टोरी जो है एवोगैड्रो की, उसने सच में ऐसे सोचा था क्या, मैंने उसको पूछने नहीं गया, बट मैं मेरे हिसाब से तुम लोगों को बता रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो एवोगैड्रो ने क्या सोचा कि चलो एक एएमयू को 1 ग्राम में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो एवोगैड्रो ने क्या बोला, मास ऑफ प्रोटॉन जो है, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो है 1.67 into 10⁻24 ग्राम, ठीक है। तो उसने बोला x नंबर ऑफ प्रोटॉन, x नंबर ऑफ, हाँ ये मास ऑफ 1 प्रोटॉन, सॉरी मास ऑफ 1 प्रोटॉन, तो उसने बोला x नंबर ऑफ प्रोटॉन विल वे 1 ग्राम, यूनिटरी मेथड, सिंपल एकदम, ठीक है। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाओ रे, तो क्या आएगा, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1.67 into 10⁻24 ग्राम, सॉरी 24 ग्राम्स नहीं, 10⁻24 into ये x उधर चला जाएगा, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक प्रोटॉन का मास रहता है 1.67 into 10⁻24, बट याद रखने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, अपने को चाहिए ही नहीं है, कैलकुलेशन करने के लिए भी डिफिकल्ट है। तो एवोगैड्रो ने बोला इसको कन्वर्ट करते हैं 1 ग्राम में, मतलब 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन थे वो फाइंड आउट करके देखते हैं। तो उसने सिंपल यूनिटरी मेथड यूज की। स्टोरी किसने बनाई है, स्टोरी शिवम सर ने बनाई है। एवोगैड्रो ने ऐसे कुछ किया है क्या, किया होगा तो अपने को पता नहीं है, और उसने एक्चुअल में ऐसे कुछ नहीं किया था, ठीक है। तो डिवाइड कर दो 1.67 into 10⁻24, ये 24 ऊपर चला जाएगा, तो यू विल गेट 1 divided by 1.67 into 10⁻24, और इसका आंसर अगर तुम लोग निकालने जाओगे तो तुम लोगों को आएगा 0.6 into 10⁻24, और इसको कन्वर्ट करोगे तो तुम लोगों को आएगा, ये ऐसा कुछ हुआ था एवोगैड्रो का नंबर। एक्चुअली मैं ये आराम से बताने वाला था, बट अभी तुम लोगों ने लेक्चर खत्म होते होते जस्ट पूछ लिया ना, तो जरा फास्ट में बताना पड़ा, ठीक है। अगर नहीं समझा होगा वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम, जब ये चैप्टर में पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में आ जाएगा तब, ठीक है। बट एक आइडिया आ गई कैसे किया होगा उसने, कैसे ये कैलकुलेशन होंगे, ओके। तो अब तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग बाद में जो बोल रहे थे, बोलो सर। आंसर तो 5.9 समथिंग आता है। हाँ, बिकॉज दिस वेट इज एक्चुअल में 6.66 समथिंग का, मतलब एग्जैक्ट वेट जो है वो 6.66 समथिंग रहता है। तो वो एग्जैक्ट वैल्यू जब ऐड करेंगे तो 6 वैल्यू आएगी, बट हम लोग कैसे एग्जाम के वक्त एंड हर एक जगह पे राउंड ऑफ करके वो 6.67 ले लेते हैं, इसीलिए, ओके। तो वेयर आई वाज, हाँ, तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या फिर ग्राम एटम्स ऐसे क्यों बोल रहे थे, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इतने जो पार्टिकल्स रहते हैं ना उनका मास ग्राम्स में आता है। देखो तुम लोगों को वो समझ में आ रहा होगा अभी तो ठीक है, या फिर ये लास्ट वाला पार्ट मैंने जस्ट थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया, अगर नहीं समझा होगा वी विल डू इट लेटर ऑन, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो विद दिस विल स्टॉप टुडेज लेक्चर। कुछ डाउट है क्या किसी को और? नो सर। Okay, so see you next time. Bye-bye. Bye, sir. Bye, Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. God bless you. Yep.